चलिए मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो। अब हम फाइनली उस स्टेज पर आ गए हैं जब हम सेलिब्रेट कर रहे हैं क्या एग्जैक्टली पहले तो गाइडेंस क्लास और उसके बाद इनर फेयरवेल, है ना। आज इनर फेयरवेल, कल आउटर फेयरवेल, है ना। चलिए उससे पहले हम एग्जाम गाइडेंस क्लास एग्जैक्टली शुरू करते हैं जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले मैं आप लोग को बताऊं कि एग्जाम गाइडेंस क्लास का क्या मतलब है। देखिए एग्जाम गाइडेंस क्लास लेने का जो मेरा ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जब आप एग्जाम के अंदर आपका एग्जाम आने वाला है बस 1 महीने के बाद, है ना। 1 महीने के बाद ही है ना, हाँ 1 महीने के बाद, 1 महीने के बाद आपका एग्जाम है। तो इस 1 महीने को कैसे मैनेज करना है। और एक बात मैं आपको अच्छे से बता दूं, इस 1 महीने का जिसने बढ़िया से इस्तेमाल किया सक्सेस उसको मिलेगी, और इस 1 महीने को जिसने बर्बाद किया उसका पीछे जो 3-4 महीने की पढ़ाई कर रहा है, कुछ बच्चे 6-6 महीने से पढ़ रहे हैं, 7-7 महीने से पढ़ रहे हैं, 8-8 महीने से पढ़ रहे हैं, तो वो 8 महीना एक तरफ और ये लास्ट का जो 20 दिन 30 दिन है वो एक तरफ। इस बात को गांठ बांध लो अच्छे से, है ना। आप देखिए, आप हो सकता है इसमें बहुत सारे बच्चे पहली बार एग्जाम दे रहे हो, पर मैं 10 साल से पढ़ा रहा हूं। 10 साल में 20 बार मैंने एग्जाम देखा स्टूडेंट्स के थ्रू, और 5 बार तो मैंने अपना एग्जाम दिया, है ना, फाउंडेशन, इंटर, फाइनल। तो मुझे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है इस मामले में कि एग्जाम टाइम में बच्चों से क्या गलतियां होती हैं। उन सारे गलतियों को मैं अभी बताऊंगा और उन गलतियों को आपको नहीं करना है। आज जो एग्जाम गाइडेंस क्लास में ले रहा हूं इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि आज के बाद आपके मन में एग्जाम को लेके कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। कोई भी इंसान अगर दिमाग में डाउट लेके चलता है तो फिर वो सक्सेस नहीं पा पाता है। डाउट वाला आदमी कंफ्यूज रहता है, और कंफ्यूज आदमी कभी सक्सेसफुल हो नहीं सकता। तो इसलिए आज मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं। बहुत दिन के बाद मौका मिला है, ये कोरोना पीरियड के बाद मौका मिला है कि फेस टू फेस एग्जाम गाइडेंस क्लास हो रहा है। तो पहले मुझे सब कुछ बताने देना, उसके बाद मैं तुम्हें लास्ट में मौका दूंगा। तुम्हारे मन में जो भी कंफ्यूजन है वो सारे कंफ्यूजन मैं दूर करूंगा। तुम पूछना, मैं बताऊंगा। समझ में आ रही नहीं आ रही बात मेरी। पहले मुझे अपना पूरा का पूरा जो प्रेजेंटेशन है वो खत्म करने दो। उस प्रेजेंटेशन में मैं 99% जो बच्चों के क्वेश्चंस होते हैं उसका आंसर पहले ही लिख दिया, लेकिन फिर भी 1% अगर कुछ नई परेशानियां आती हैं तो आप मेरे से जरूर पूछना। और इस बात को समझिए, फेस टू फेस एग्जाम गाइडेंस के लिए बच्चों ने 2 साल का इंतजार किया। इससे पहले जो एग्जाम होते थे टीचर दिखता ही नहीं था, कोई गाइडेंस नहीं। ऑनलाइन में क्या होता है सब जानता है। ऑनलाइन का एफिशिएंसी एकदम नहीं है, ये सब जानता है। चाहे जितना कूद फांग लीजिए आप यूट्यूब पे, कुछ नहीं होने वाला है। आई टू आई कांटेक्ट जैसा कॉन्फिडेंस दुनिया में कहीं नहीं आता है। सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं, पहले बताइए आप। तो इस जो सेशन मैं अब लेने जा रहा हूं, इस सेशन का भरपूर फायदा आज उठाओ तुम लोग, ठीक है। चलिए अब देखिए, सबसे पहला एग्जैक्टली जो है कि जो मॉड्यूल फर्स्ट का बच्चा है, मॉड्यूल फर्स्ट का बच्चा किस तरीके से अपने सब्जेक्ट को बांटे और किस तरीके से वो पढ़ाई करे। कितने सब्जेक्ट है, सब मिला के 4। तो 4 तो हैं, ये बोलने के लिए होता है, लेकिन इस 4 को आपको थोड़ा सा सब डिवाइड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सब डिवाइड करना पड़ेगा, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल हर सब्जेक्ट पर बने। मेरा एक चीज हमेशा मानना रहा है, एक सब्जेक्ट को मतलब एक टाइम पर एक सब्जेक्ट अगर रख देंगे आप और वो टाइम खराब हुआ तो सब्जेक्ट ही छूट जाएगा। मेरा मानना है एक सब्जेक्ट दिन में 2-3 बार अलग अलग पार्ट के नाम से आए तो एक बार पार्ट छूटा तो दूसरा तीसरा पार्ट कम से कम संभाल देगा। तो देखिए, जैसे कंपनी लॉ है, कंपनी लॉ को आप 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, कंपनी लॉ वॉल्यूम फर्स्ट एंड कंपनी लॉ वॉल्यूम सेकेंड। अब इसमें चैप्टर्स आपको बांटने की जरूरत नहीं है, मैंने जो वॉल्यूम बनाया है वो वेटेज के अनुसार ही बना रखा है, तो वो आपका अपने आप हो जाएगा। हाँ, वॉल्यूम फर्स्ट में थोड़े चैप्टर्स ज्यादा हैं, वॉल्यूम सेकेंड में थोड़े कम है। तो हो सकता है कि वॉल्यूम फर्स्ट को आप 1.5 घंटे का टाइम दो और वॉल्यूम सेकेंड को आप 1 घंटे का टाइम दो। इस हिसाब से टाइम बांट लेना। आगे एसबीसी को भी 2 वॉल्यूम में आपको बांट लेना है, और एसबीसी में मुझे लगता है कि ठीक बटा हुआ है, एसबीसी वॉल्यूम फर्स्ट एंड एसबीसी वॉल्यूम सेकेंड। जेआईजीएल को आपको 2 पार्ट में बांटने की जरूरत है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सीपीसी, आईपीसी, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, इसको 1 टाइम दो, और बाकी जो रिमेनिंग बच गया उसको 1 टाइम दो। जिससे क्या होगा कि जेआईजीएल का जो टाइम तुमने दिया है, अगर सुबह में जेआईजीएल का टाइम दिया वो खराब हो गया तो शाम वाले जेआईजीएल में कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। एक देखिए, आप समझना इस बात को, मैं टीचर हूं, आज कभी स्टूडेंट भी रहा हूं, मैं क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी हूं, और मैंने एक एग्जाम नहीं, मैं एलएलबी भी हूं।
एमकॉम भी हूं, तो मैंने बहुत एग्जाम्स दिए हैं और मैं कितने एग्जाम्स में बच्चों को देखता रहा हूं। फ्रस्ट्रेशन नहीं आना चाहिए दिमाग में लास्ट के समय में। एग्जाम टाइम में जिस बच्चे को फ्रस्ट्रेशन हुआ किसी भी कारण से, उसका सक्सेस वहीं खराब हो जाएगा। नहीं समझ रहे हैं आप? अब फ्रस्ट्रेशन कैसे? मालूम चला तुमने जेआईजेल का एक टाइम दिया सुबह वाला, और सुबह में नहीं उठ पाए, तो आज दिन भर में जेआईजेल कभी पढ़ा ही नहीं, तो तुम्हें फ्रस्ट्रेशन होगा। लेकिन सुबह में भी जेआईजेल का था, एक शाम में भी जेआईजेल का था, सुबह वाला छोटा शाम वाला पकड़ लिया, उतना फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा। मेंटल मैनेजमेंट ये सबसे जरूरी है। ये क्या है? सबसे जरूरी है। मेंटली मजबूत रहोगे तुम जीत जाओगे। और दिल से कह रहा हूं, बहुत मेहनत से पढ़े हो 4 साढ़े 4 महीने में, अब 4 साढ़े 4 महीने का रिजल्ट का इंतजार है। रिजल्ट आईसीएसआई जो रिजल्ट देता है वो तो अलग चीज, तो आईसीएसआई का काम है, हमारा काम तो एग्जाम देना है। सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? हम एग्जाम देंगे, अच्छे से एग्जाम देंगे, बस मेरा कहानी खत्म। तो ये 4-5 महीने से जो तुम पढ़ रहे हो मेरे साथ, या 8 महीने से कुछ बच्चा पढ़ रहा होगा, इसी एग्जाम के लिए ना। तो एग्जाम के टाइम में अपना मेंटल स्टेबिलिटी मेंटेन रखना है, किसी भी हालत में फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। ये वीडियो जो मैं बना रहा हूं ये यूट्यूब पे भी डाल दूंगा बाद में, जिससे कि कभी आप फ्रस्ट्रेट हो तो मेरे इस वीडियो को आप बार बार देख सकते हैं, है ना? कुछ मत करना, बस अपनी मेंटल स्टेबिलिटी को मेंटेन रखना। ऐसा कोई भी काम मत करना जिससे फ्रस्ट्रेशन हो। जिससे क्या हो? फ्रस्ट्रेशन। समझ में आ रहा है? उसमें से एक बात कहीं मैं भूलना जो मैं बोल रहा हूं, लोगों से बात मत करना। आज क्लास में बैठा हुआ हर बच्चा एडल्ट है, सबको इतनी समझदारी है कि मुझे अभी क्या करना चाहिए। दूसरा तुम्हें गाइड नहीं करेगा। गाइड हो गया यार, 4-5 महीने 8 महीने से गाइडेंस ही ले रहे थे। बहुत गाइडेंस लेने की जरूरत है तो टीचर से पूछिए, तो टीचर से पूछिए। आपस में मत बात करिएगा प्लीज। आपस में बात करेंगे, कोई ना कोई दोस्त आपका ऐसा कोई लाइन बोल जाएगा जो आपको डेमोरलाइज कर देगा, फ्रस्ट्रेट कर देगा। जैसे मेरा तो कंपनी लॉ हो गया, तुम्हारा नहीं हुआ क्या? अरे तुम्हारा एसबीसी हो गया, तुम उसी से खुश रहो ना यार, तुम बाद में कंपनी लॉ करने वाले होगे, क्या पता? तुमने भी तो अपना सोचा ही होगा ना कि हर सब्जेक्ट को मुझे कैसे करना है। दूसरे से क्या पूछते हो? सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं, पहले बताइए आप। तो अब बातचीत बंद, कोई एक दूसरे को फोन नहीं करेगा कल के बाद। टैक्स को कैसे करेंगे भाई? तो टैक्स को थ्योरी वाला पार्ट अलग और प्रैक्टिकल वाला पार्ट अलग। प्रैक्टिकल भी क्वेश्चंस कुछ करते होंगे आप टैक्स के अंदर। थ्योरी में भी डीटी को थोड़ा अलग बांट दो और आईडीटी को अलग बांट दो। आईडीटी में ज्यादा प्रैक्टिकल होता नहीं है, तो मेरा मानना है 3 पार्ट में बांटो। डीटी का थ्योरी अलग, डीटी का प्रैक्टिकल अलग, और आईडीटी एक ही बात। नहीं समझे आप? जैसे आधा घंटा डीटी का थ्योरी, आधा घंटा डीटी का प्रैक्टिकल, और 1 घंटा आईडीटी। उसमें तो चूंकि वहां सिर्फ थ्योरी है, देखा जाए तो आईडीटी में कहां प्रैक्टिकल होता है? बहुत कम। नहीं, जीएसटी कस्टम में कहां प्रैक्टिकल है ज्यादा? समझ में आ रहा नहीं आ रहा पहले बताइए। अभी मैं बता देता हूं कि अगर आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है ज्यादा, एक टैक्समैन की बुक आती है, आप उसका प्रैक्टिस कर लीजिए। एक आपको बांगर की बुक आती है, आप उसका प्रैक्टिस कर लीजिए। वो आपका हो गया एक तरीके से एमसीक्यू प्रैक्टिस। मतलब देखिए, कॉन्सेप्ट जिसका स्ट्रांग है वो दुनिया में कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा, चाहे वो एमसीक्यू हो चाहे वो सब्जेक्टिव हो। कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होना चाहिए। लेकिन फिर भी लोगों को लगता है कि अगर ज्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस करके रखेंगे, क्या पता वहीं से आ जाए। अगर देखा हुआ हो हम सीधा टिक मार दे तो टाइम बचेगा कि नहीं बचेगा, पहले बताइए। तो ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस करना ऐसे भी बहुत अच्छी चीजें होती है, मजा आता है उसमें। वो ज्यादा दिमाग पर प्रेशर नहीं डालता है। तुमने देखा होगा जब भी तुम एमसीक्यू प्रैक्टिस करते होगे, ज्यादा दिमाग पर प्रेशर नहीं है, प्रेशर ज्यादा आता है रटने में। आप देखिएगा एग्जाम के टाइम में, मुझे याद है मैं रटते रटते मेरा ये थक जाता था, या मतलब दर्द करने लगता था। पता नहीं तुम लोग के साथ भी ऐसा होता होगा, है ना? सच बोलता हूं, पूरा दर्द करता है, पूरा मुंह दर्द करने लगता है, जबड़ा दर्द करने लगता है। ये जो होता है ना ये पूरा दर्द करने लगता है। तो उसमें ज्यादा, हाँ, लोग थक जाते हैं, उसमें बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है। लेकिन प्रैक्टिकल वाला पार्ट में आप फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे, एमसीक्यू वाले पार्ट में आप फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे। जहां आपके मुंह के साथ पेन चलने लगा तो वो क्या करता है, जो दुख को बांट लेता है। लेकिन सिर्फ मुंह ही चल रहा है और दिमाग चल रहा है, ये दोनों, तो ये थोड़ा ज्यादा हमें थकाता है। तो हमें बैलेंस बना के रखना है कि कुछ थ्योरी, फिर मुंह को शांत करने के लिए कुछ देर प्रैक्टिकल। सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं, बताओ। चलिए, इसी तरह मॉड्यूल 2 के बच्चे, ये 4 सब्जेक्ट है। सिक्योरिटी लॉ वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 मैंने बहुत अच्छा से बांट रखा है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। ईबीसीएल के अंदर वॉल्यूम 1 में फेमा ही रखा है मैंने, वॉल्यूम 2 में सारे चैप्टर्स रखे हैं, वो भी ठीक है, क्योंकि फेमा अकेले ही बहुत मार्क्स का आता है। तो फेमा वाला बुक को तो अलग ही पढ़ना पड़ेगा और दिन रात पढ़ना पड़ेगा। एफएसएम में एफएम को अलग कर सकते हैं और एसएम को अलग कर सकते हैं।
एसएम में एमसीक्यू सब्जेक्ट है, जितना ज्यादा देखोगे उतना अच्छा रहेगा। एमसीक्यू वाले सब्जेक्ट में याद नहीं करना पड़ता है, ज्यादा से ज्यादा देखा हुआ होना चाहिए। बात समझ में आ गई? तो चुप चुप रह के भी उसको देख सकते हो, जरूरी नहीं कि उसको बोले, रटने वाली बात तो वहां होती नहीं। अकाउंट्स के अंदर आप वही थ्योरी को अलग कर सकते हैं और प्रैक्टिकल को अलग। एक बात बता दूं, ये सीएस कोर्स है, ये अकाउंट्स में भी थ्योरी खूब पूछते हैं, बहुत पूछते हैं। ये तो अब तो एमसीक्यू हो गया ना, जब पहले प्रैक्टिकल था फिर भी 50 मार्क्स का थ्योरी आता था। अब मेरे जैसा बच्चा जिसका अकाउंट्स अच्छा नहीं है, थ्योरी लिख लिख के तो पास हो गया। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो पहले बताओ। तो थ्योरी पे भी ध्यान देना, ठीक है। और एमसीक्यू जहां पर है, ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस करके रखना, जिससे वहां तुम्हें अपना ज्यादा दिमाग ना लगाना पड़े। क्लियर है नहीं क्लियर है पहले बताओ। चलिए उसके बाद अब आता है, हाँ थ्योरी, आप प्रैक्टिकल में भी कॉस्टिंग का अलग टाइम दे सकते हैं और कंपनी अकाउंट्स का अलग टाइम दे सकते हैं। जो बच्चे मॉड्यूल सेकंड वाले हैं, सीएमए में थोड़ा कॉस्टिंग वाला भी पार्ट है और थोड़ा अकाउंट्स वाला भी पार्ट है, तो इस तरीके से कर सकते हैं। ये जितना पार्ट मैंने बांटा है ना, उतना टाइम होना चाहिए। नहीं समझे आप? जैसे मैंने कितना बांटा इनमें, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो उनको कितना टाइम बनाना पड़ेगा एग्जैक्टली 8, मतलब दिन को 8 पार्ट में बांटना पड़ेगा। अब देखिए क्या करना एग्जैक्टली। एक और गलतियां होती हैं बच्चों से, बच्चे अपने स्टडी टेबल पे बहुत सारे बुक्स रख लेते हैं, और बहुत सारे बुक्स रखने की वजह से क्या होता है कि फ्रस्ट्रेशन होता है। उनको लगता है ये हमारा पूरा नहीं हुआ, ये हमारा पूरा नहीं हुआ। और इतनी सारी बुक, कहा जाता है हमेशा पढ़ाई लिखाई की जगह को जितना साफ रखा जाए उतना अच्छा होता है। स्कैटर्ड रखेंगे, भरा भरा रखेंगे, प्रेशर बनेगा। क्या बनेगा? प्रेशर। तो आपको एक मेन प्रिपरेशन बुक बना लेना चाहिए। अब मेन प्रिपरेशन बुक शैल ऑलवेज बी द एनकेजे नोट्स, बिकॉज आपने उसको लाइन बाय लाइन पढ़ा है। तो जो हमारे यहाँ के एनकेजे की बुक्स हैं उसको आप बनाइए मेन प्रिपरेशन बुक। 2-3 चीज बता रहा हूं उसके साथ कर लेना। उसके साथ तुम ऐड कर लेना जो भी मैंने अमेंडमेंट नोट्स या एडवांस योर नॉलेज में आप देखे होंगे, कभी कभी मेरे चैप्टर के बाद एडवांस योर नॉलेज आता है, उसको जरूर पढ़ना चाहिए। उससे भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है बहुत बार, समझे। अमेंडमेंट मैंने कराया हो, अमेंडमेंट के बारे में बता देता हूं तुम्हें कौन कौन अमेंडमेंट करना है, ये मैं बता दे रहा हूं। अभी अमेंडमेंट याद आ गया तो मैं बता ही देता हूं, तो बाद में छूट जाएगा ऐसे में। सुनिए, आप अभी कौन से एग्जैक्टली अटेम्प्ट के लिए हैं? दिसंबर 2021 ये एग्जाम देने वाले हैं। इस एग्जाम तक में कौन कौन अमेंडमेंट आपको करना है? देखिए इससे पहले आपका अभी जून अगस्त ये एग्जाम हुआ था ना, तो इसका मैंने अमेंडमेंट करवाया था। क्या करवाया था? अमेंडमेंट। ये यूट्यूब पे है, ये यूट्यूब पे है। एक अमेंडमेंट नाम का प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें घुसोगे तो तुम्हें सारे अमेंडमेंट मिल जाएंगे, तो वो करना है। उसके थोड़ा सा पीछे चलिए, तो इसके पीछे कौन आया होगा? दिसंबर 2020 ये होगा। तो दिसंबर 2020 का क्या कर लीजिए? अमेंडमेंट कर लीजिए। इससे पहले एग्जाम नहीं हो पाया था, लेकिन मैंने अमेंडमेंट करा दिया था, वो था जून 2020। क्या था? जून 2020 अमेंडमेंट। तो ये सारे अमेंडमेंट आपको एक बार वीडियो चला के देख लेना है। अब जब आप वीडियो चलाएंगे तो आपको लगेगा कि इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट हमारे बुक में ऑलरेडी आ चुके हैं। नहीं समझे? जब भी मैं अमेंडमेंट करता हूं तो एक बैच के लिए अमेंडमेंट होता है, पर अगले बैच के लिए तो वो एडिशन हो जाता है बुक का ना, तो कोई बात नहीं है, लेकिन कम से कम आपका रिवीजन ही हो जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो ये तीनों अमेंडमेंट आपको कर लेना है। बाकी अभी जो दिसंबर के लिए अमेंडमेंट होना है, मैंने तो पूरा क्लास ही अमेंड करके पढ़ाया है, तो चांसेस मुझे लग रहे हैं कि शायद मैं अलग से अमेंडमेंट क्लास ना करूं, क्योंकि पूरा बैच ही मैंने अमेंड करके पढ़ाया है। आप सबको मालूम, आप लोग बहुत दुख भी सहे हैं, हर क्लास में मैं नोट्स चेंज कर रहा था, जिसकी वजह से बच्चों को बहुत बार नोट्स प्रिंट आउट कराना पड़ गया, अलग अलग से करना पड़ गया। तो आपने देखा होगा मैं पूरा बैच ही इस बार क्या करके पढ़ाया मैंने, अमेंड। फिर भी मान लीजिए अगर कोई अमेंडमेंट छूट गया मेरे से, तो या तो मैं ब्रॉडकास्ट करूंगा आपको, या मैं अगर वीडियो बनाऊंगा तो छोटा मोटा एक वीडियो होगा, जो मेरे से छूट गया होगा वो मैं करा दूंगा, तो वो भी आपको करना पड़ेगा। बात समझ में आई कि नहीं पहले बताइए आप? ठीक है। उसके बाद आपको इसमें ऐड करना है सॉल्व्ड स्कैनर। अब ये कैसे करते हैं सुनिए। सब बच्चे के पास स्कैनर है, बाकी स्कैनर मैंने अभी मंगवाया भी हुआ है हेड ऑफिस में, किसी को लेना हो तो ले सकते हो वहां से डिस्काउंटेड पे। सुनिए, अरे देखो पूरा स्कैनर नहीं पढ़ते कभी। मान लो एक चैप्टर में, देखो इधर, एक चैप्टर में 9 क्वेश्चंस हैं, 9 में से 7 मैं कवर कर चुका हूंगा क्लास में।
उसमें बचेंगे 2 ऐसे जो मैंने कवर नहीं कराया हो। बहुत बच्चे तो क्या करते हैं, उसको फाड़ लेते हैं और उसको उठा के पेस्ट कर देते हैं मेरे बुक में उस चैप्टर के बगल वाले पेज पे, नहीं समझे, जिससे कि उसको कंफ्यूजन ना हो, पूरा स्कैनर पढ़ने की जरूरत ना हो। और नहीं तो जो 2 क्वेश्चन नहीं मैच कर रहा है मेरे बुक से, उस 2 क्वेश्चन को उतार लो, उतारते उतारते भी तो याद हो जाएगा। ठीक है, अब चक्कर ये है कि जब तुम उसमें घुसोगे 2 क्वेश्चन में तो उसके आंसर बड़े हो 32 लाइन के, 35 लाइन के। अब अभी तो 35 लाइन पढ़ने से रहा कोई, अब तो रिवीजन का टाइम आ गया। उसमें से 5 लाइन 8 लाइन टिक मार दो, 4 जनरल रूल 4 एक्सेप्शन, और वही उतार लो। क्योंकि ये जो तुम अब कर रहे हो ये एडिशन कर रहे हो, और एडिशन कभी भी भरपूर नहीं हो सकता। एडिशन में तो आपको दिमाग लगा के चलना पड़ेगा। समथिंग इज बेटर देन नथिंग वाले कॉन्सेप्ट पे आपको चलना पड़ेगा, क्योंकि जितना इंपॉर्टेंट था वो मैंने अपने बुक में रखा हुआ, तो वो तो डिटेल में पढ़ाया मैंने। सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा, पहले बताओ। तो स्कैनर से अगर फाड़ फाड़ के या उससे उतार लोगे तो स्कैनर उसके बाद उठा के फेंक दो, तो कोई मतलब नहीं स्कैनर से। तो एनकेजी बुक में सब कुछ है, नहीं समझ में आया? क्योंकि एनकेजी बुक में जो है अब वही स्कैनर में भी है, तो डुप्लीकेसी नहीं हो जाएगा। और एग्जाम के टाइम में डुप्लीकेसी क्यों करना? जो अलग मिलेगा हम वहां उतार लेंगे, वो भी पूरा नहीं उतारेंगे, उसमें से 10 लाइन ऐसा खींच के निकाल लेंगे जो हमसे याद हो जाएगा। जो हमसे क्या हो जाएगा? याद। खुदा न खास से वो एग्जाम में आ गया, चलो 0 के बजाय 10 लाइन तो लिख ही देंगे, नहीं समझे? अब कुछ लोग इसमें क्या करते हैं गलती, हम तो पूरा पढ़ेंगे, इसको पूरा पढ़ने के चक्कर में जो 4 महीने से मैंने पढ़ाया वही छोड़ दिया, वही छूट जाएगा, बच्चा फेल। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो आपको यहां पे ना चॉइस करना पड़ेगा कि सर हम 4 महीने से आपके साथ जो पढ़ रहे थे, वर्ड बाय वर्ड पढ़े, याद किए हैं, सर उसका रिवीजन करेंगे। जो एडिशंस आ रहे हैं उसको उतना उतना पढ़ लेंगे कि खुदा न खास से अगर एग्जाम में आ गया तो हम कुछ तो लिख के आएंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, पहले बताओ। उसके बाद इसी में तुमको ऐड कर लेना है ICSI STQ MTP। अब ये क्या होता है सुनो, हर चैप्टर के बाद सेल्फ टेस्ट क्वेश्चन होता है। क्या होता है? सेल्फ टेस्ट क्वेश्चन। देखा है कभी तुम लोगों ने ICSI मॉड्यूल को खोल के देखा है? एक अच्छी बात बताता हूं, कभी कभी ICSI सेल्फ टेस्ट क्वेश्चन ही सीधा दे देता है। अब तुम सेल्फ टेस्ट क्वेश्चन में जाओगे, वहां 5 क्वेश्चन, 5 में से 3 मैं करा चुका हूंगा, 1 स्कैनर से पता नहीं आ गया हो, तो बचा कितना? 1 का आंसर तुम्हें ढूंढना पड़ेगा। कहां ढूंढना पड़ेगा? मॉड्यूल में। फिर मॉड्यूल में कह देगा 50 लाइन, सर उसमें से गिन के हम 10 लाइन निकालेंगे, कुछ जनरल रूल, कुछ एक्सेप्शन, फाड़ के, और नहीं तो उतार के हम आपके बुक पे ही उस चैप्टर के बगल में लिख लेंगे। नहीं समझे? सर ये सब करके हमारा चैप्टर हो गया, आपके बुक का जो चैप्टर भरपूर हो गया, आपका वाला भी आ गया, स्कैनर वाला भी आ गया, और STQ और MTP भी आया। MTP क्या होता है? मॉड्यूल के लास्ट में मॉडल टेस्ट पेपर दिए रहते हैं। एक बार ICSI की हिस्ट्री में हो चुका है, मॉडल टेस्ट पेपर ही आ गया था। अब बोलोगे साहब मॉडल टेस्ट पेपर क्यों नहीं कराते? वो इसलिए नहीं कराता क्योंकि पूरा जब तक बैच कंप्लीट नहीं होगा मॉडल टेस्ट पेपर करने से फायदा क्या? लेकिन फिर वही बात, मॉडल टेस्ट पेपर में घुसोगे 16 क्वेश्चन, 16 में से 12 मैं करा चुका हूँ, 1-2 सॉफ्ट स्कैनर से आ गया होगा, 1-2 STQ से आ गया होगा, बचेगा 1-2 का आंसर ढूंढेंगे मॉड्यूल में, उसको भी उठा के ले आएंगे। नहीं समझे? तो अब आपके पढ़ने वाले टेबल पे कितनी बुक दिखाई देगी? 1। उसी में सब कुछ। घूम घूम के पढ़ते हो, कुछ लोगों की आदत होती है, पढ़ना भी चाहिए, बैठे बैठे नींद आती है तो घूमने लगते हैं बच्चे। क्या करने लगते हैं? घूमने। तो जब बच्चा घूमता है तो उसको एक ही बुक हाथ में लेके चलना पड़ेगा 24 घंटे, उसको 10 बुक लेके चलने की जरूरत नहीं। बात समझ में आई नहीं है? पहले बताओ। इतना आपको करना ही करना। तो आपको जल्दी बताइए क्या लेके चलना है? MPB। क्या लेके चलना है? MPB, मेन प्रिपरेशन बुक। वो होगा 1, वो होगा बस 1, उसी में सब कुछ रहे। ये कर लोगे। चलिए आगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट होता है टाइम मैनेजमेंट। थोड़ा स्पीड में बोलूंगा। टाइम मैनेजमेंट क्यों टाइम मैनेजमेंट? याद रखिएगा, कहा जाता है द टाइम इज द मोस्ट प्रेशियस रिसोर्स। और एग्जाम के टाइम में तो 1-1 मिनट 1-1 सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप देखिए, अगर आप टाइम को मैनेज करेंगे बढ़िया से, प्लान बना के, तो आपका टाइम बचेगा, बर्बाद नहीं होगा। दूसरा, आप इफेक्टिवली काम कर पाएंगे। तीसरा, इफेक्टिवली काम करोगे तो आउटपुट ज्यादा निकलेगा। एंड द फोर्थ, स्ट्रेस नहीं होगा। याद रखना, स्ट्रेस मैनेजमेंट इज द मेन थिंग जो आपको करना है एग्जाम टाइम में। स्ट्रेस एकदम नहीं लेना है। और स्ट्रेस तब नहीं होता है
जब आपने प्रॉपर टाइम टेबल बनाया हो। आपने शायद देखा नहीं, मेरे से सीखा नहीं, मैं तुम लोग को देखे होगे, मैं टाइम टेबल बना के दे देता हूं तुम्हें 1 मंथ का, और उसके बाद मुझे कोई टेंशन होता है कि मुझे किस दिन क्या पढ़ाना है। एक बार टाइम टेबल बनाता हूं, उसी पर मैं चलता रहता हूं, और तुम्हें भी स्ट्रेस नहीं होता है, हमें मालूम है आज सर क्या पढ़ाने वाले। तो मैंने टाइम टेबल बनाया ना, तो टीचर होके जब मैं पढ़ाने के लिए टाइम टेबल बना सकता हूं, तो बच्चे होके तुम अपने पढ़ने के लिए तो टाइम टेबल बना ही सकते हो ना। टाइम टेबल बनाना आधा स्ट्रेस खत्म करने बराबर है। स्ट्रेस नहीं होगा आपको, क्या नहीं होगा, स्ट्रेस। आगे अब बात यह आती है कि जब टाइम मैनेजमेंट करते हैं तो उसमें कुछ बाधाएं आती हैं, उन बाधाओं को निकाल के फेंक दो, उन बाधाओं को निकाल के फेंक दो, तभी अच्छा टाइम मैनेजमेंट होगा, अदरवाइज नहीं। द फर्स्ट इज मोबाइल इंटरप्शन। मोबाइल इतना इंटरप्ट करता है आपको, आप सोच नहीं सकते हैं। आप सोचो मैं सीएस हूं, कंपनी सेक्रेटरी हूं, बच्चों के बीच में रहता हूं, टीचर हूं, फिर भी मैं टाइम खराब करता हूं मोबाइल पे। मोबाइल का जो जादू है, नशा है, वो सच में अभी वर्ल्ड का सबसे बड़ा नशा है। लोग समझते हैं शराब में नशा है, आर्यन खान में नशा है, पर ऐसा नहीं है। उससे भी बड़ा नशा क्या चीज का है, एग्जैक्टली मोबाइल का। आप देखिएगा, आप आधा घंटा पढ़ो ना, उसके बाद ऐसा लगेगा मोबाइल आपको बुला रहा है। मोबाइल दूर रख दो, कुछ लगेगा खालीपन आ गया लाइफ में, है ना। आपको मन बार बार, हम कहते हैं ना हमारे अंदर 2 कुत्ते होते हैं, एक अच्छा कुत्ता, एक बुरा कुत्ता। अच्छे कुत्ते को एक्टिव रखना है, बुरे कुत्ते को दबा के रखना है इस 20-25 दिन। ये जो घटिया कुत्ता होता है ना, बुरा कुत्ता, वो अपने आप क्या बनाता है, जस्टिफिकेशन। क्या हो गया, थोड़ा देख ही लूंगा तो क्या हो गया, क्या पता कोई इंपॉर्टेंट आ रहा हो, क्या पता सर ने कुछ भेजा हो, क्या पता आईसीएसआई कोई नोटिफिकेशन ना आ गया हो। और जब तुम जाओगे ना, खोलोगे तुम, जैसे व्हाट्सएप खोला तुमने ये देखने के लिए एनके सर ने तो कुछ नहीं भेजा, पर तुम बाकी सब कुछ पढ़ोगे। उसमें से एक तो ये लोग इतना कोशिश कर रहा है मोबाइल वाला आपकी जिंदगी में घुसने का, कि सबसे पहले ये लोग क्या करते हैं, नोटिफिकेशन भी ऊपर दे देते हैं। तो आप जब भी जाओगे ना, आपको जाना व्हाट्सएप में है, पर एक बार नोटिफिकेशन ऐसे स्क्रॉल किया नीचे, तो उसमें इंस्टाग्राम का, इस सब का कुछ कुछ लिखा रहेगा। एक बार क्लिक किया, वहां पे रील चलने लगेगा, और जहां रील चला उसके बाद वो चलता रहता है। एक बीमारी है हम लोग में ये वाला, और इतना मजा आता है ना। याद रखिएगा, पढ़ाई के समय में एक चीटी भी चले ना, तो वो भी देखने में, क्या बात चल रही चीटी, रोकूंगा इसको। छोटी छोटी चीजें भी डेविएट करती हैं और अच्छी लगती हैं। आपको विश्वास नहीं होगा, अभी आप चीटी पर ध्यान नहीं दे रहे ना, अभी रोड पर जाने वाले पर ध्यान नहीं दे रहे ना, दूर से जो आवाज आ रही ध्यान नहीं दे रहे ना, लेकिन पढ़ने बैठो, दूर दूर तक भी गाने की आवाज आने लगेगी। अब वो अट्रैक्ट, मुझे सुन, अबे तुम उसके बाद तुम्हें भी गाना सुनने का मन करेगा। आपको इन सब से बचना पड़ेगा, समझे ना। अगर देवता बनना है तो राक्षस से दूर रहना पड़ेगा, और ये सारी चीजें क्या है, राक्षस प्रवृत्ति की हैं, जो आपको अभी देवता बनने से रोकेंगी। सही कह रहा हो कि नहीं कह रहा, पहले बताओ। तो देवता बनना नहीं बनना, पहले बताओ। बनना है ना, तो राक्षसी चीजों से क्या रहना है, दूर। बोलो तैयार है सारा बच्चा। अब बात आती है, सर मोबाइल कैसे छोड़ू, ये तो हमारी जिंदगी है। अरे सुनिए, आप मोबाइल को क्या कीजिए, दिल पर पत्थर रख के माता पिता के हाथ में दे दीजिए। कुछ लोगों को लग रहा है सर ये होते ही माता पिता प्रेजेंट में है, कुछ फ्यूचर रिलेशन है सर हमारे, वो टूट जाएंगे। एक बात बताऊं, ऐसे भी मेरे पर बहुत आरोप लगा है, मैंने बताया भी था कि एक दो लड़का तो मुझे धमकी भी दे दिया था कि तुझे पीटूंगा, है ना। कि मैंने एक बार बताया था ना कि मैं डायरेक्टर का 3 दिन लगातार क्लास ले लिया था, और वो बच्ची बात नहीं की उससे, तो वो मुझे गाली गलौज करने लगा था। मैंने कहा जो हो देखा जाएगा, मुझे बच्चों को पास कराना है, कोई बात नहीं, पीट लेना, कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद मैं भी देखूंगा, ठीक है। आप सुनिए, अगर आप जिनका फोन आपके फोन पर आता है उसमें कोई बुराई नहीं है, होना भी चाहिए, लाइफ है, सब चीज सही है, मेरा तो हमेशा मानना रहा है, पर प्रायोरिटी भी एक चीज होती है। एक समय में आपको चॉइस करना पड़ता है कि अभी हमारे लिए ज्यादा जरूरी क्या है। तो जो लोग आपको डिस्टर्ब करते हैं, बोल के डिस्टर्ब नहीं करते हैं, अलग तरह से, क्यों एक बार तो बात कर ही सकती हो,
ये तो बता दो ठीक हो, जिंदा हो। वो जिंदा होने वाला ऐसे कोई उठा, हेलो मैं जिंदा हूं, फोन रख रही हूं, ऐसा तो नहीं होता कभी। बात चलने लगता है, बात में परेशानी नहीं है। ऐसे लोग बात करते करते ऐसा कोई बात बोल जाते हैं जिससे दुख हो जाता है, सोचने लगते हैं हम। होता है कि नहीं होता, पहले बताइए, है ना। जैसे फोन उठाते, क्या बात है, आज सीएससी काम आएगा ना तुम्हें, मैं तो नहीं ना, ठीक है कोई बात नहीं, आज से फोन नहीं करूंगा। ना चाह के भी अब आपको सोचना पड़ गया, डिस्टरबेंस हो गया दिमाग में, हुआ नहीं हुआ। इसलिए आप उनके पास जाइए, उनको प्यार से समझाइए, मेरा नाम मत लीजिए। ठीक है, मेरा नाम लेके मुझे पिटवाना नहीं है भाई, है ना, कि नितेश सर ने समझाया तेरे से अलग रहने के लिए, ये मत बोलना, ठीक है। समझाइए, मेरा 20 दिन है, 20 से 25, सुन लीजिए प्लीज प्लीज, 20-25 दिन है, 25 दिन मुझे अकेला रहने दो। फोन मैं अपने मम्मी पापा को देने जा रही हूं या देने जा रहा हूं, मुझे फोन से अब 25-30 दिन दूर रहना है। अब दिल से बोलो, कितने ऐसे लोग हैं जो ये कोशिश करेंगे कि हम ऐसा कर जाएंगे सर? नहीं करेगा। 1 2 3 4 5 6 काफी बच्चे हैं, और मेरा मानना है ये करना चाहिए। अरे आपको, सुनिए प्लीज, बात मत कीजिए प्लीज प्लीज। आपको आसान लग रहा है, ये सबसे मुश्किल काम है और यही आपको सक्सेस दिलवाएगा। सबसे बड़ा इंटरप्शन मोबाइल से ही है, ये बात सबको मानना पड़ेगा। विश्वास कीजिए मेरे से, रात पे जब मैं बेड में सोने जाता हूं, सोने मतलब डेली सोचता हूं कि मुझे सुबह 6 बजे उठना पड़ता है, 7 बजे, मैं डेली टाइम से पहले सोऊंगा, मतलब 9 बजे सो जाऊंगा। बहुत मेहनत करके 9 साढ़े 9 बजे चला भी जाता हूं बेड में, फिर भी मैं मोबाइल, और 11 साढ़े 11, और आपको विश्वास नहीं होगा, अपने अंदर से बोलता हूं बस 5 और देखूंगा, बस 5 और देखूंगा, या ऐसे टाइम, अच्छा 11:45 हुआ, 11:50 तक देखूंगा, या 12 बज जाने देता हूं, लेकिन वो बढ़ता ही रहता है और 12 लगभग बज ही जाता है। आंख खराब, आंख भी खराब होगा ना, रात में रजाई के अंदर मान लीजिए अंधेरे में आप मोबाइल देखते हैं, आंख खराब, टाइम खराब, नींद खराब, और आप जानते हैं वो रील देखने से क्या फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ, उल्टा उन लोग को पैसा मिल गया जो ये सब काम करते हैं, और ये सब चीज बढ़ता है। तो आप समझो प्लीज, 30 दिन, लास्ट के 30 दिन मैं मांग रहा हूं आप लोगों से, विदाउट मोबाइल, लास्ट के 30 दिन तो दे ही सकते हो यार, है ना। अगर आपको लगता है कि घर में कुछ लोग अभी भी मन नहीं बना पा रहे हैं, कुछ लोग नहीं ना, हम फोन बंद करके रख देंगे, नहीं होता है, ऑन कर ही लेता आदमी, उसमें टाइम जाता ही है। मम्मी पापा को दीजिए, खासकर मम्मी और पापा में से वो जो ज्यादा सख्त हों, जिनसे वापस लेने में आप गाली खा सकते हैं, तो नहीं, वापस क्यों नहीं मिलेगा, मिलेगा। आप उनको जाइए, उनको बोलिए कि मैं वहां पर मेरा नाम लेना मम्मी पापा के सामने, सर ने बोला है कि आज ये हम आपको दे दें और आप इसको रखिए, कहीं से फोन वोन ऐसे आएगा क्या? एक बात बताइए, माता पिता खाना दे रहे हैं, रहने के लिए जगह दे रहे हैं, उसके अलावा कौन इंपॉर्टेंट काम है भाई? क्या इंपॉर्टेंट काम है? सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? आपको विश्वास नहीं होगा, मैं फोन हमेशा साइलेंट में रखता हूं, और मुझे कोई भी कुछ भी बोलता है ना कि मैं यहां से बोल रहा हूं, मैं वहां से बोल रहा हूं, या मुझे कभी लगता है कि अननोन नंबर आया, पता नहीं क्या हो गया, मैं अपने पापा को कॉल लगा लेता हूं, सिस्टर को कॉल लगा लेता हूं, मेरा इतना ही छोटा संसार है, वो दोनों ठीक है, बात खत्म। उसके बाद जो जिसको दिक्कत है वो मुझे मैसेज करेगा, व्हाट्सअप करेगा, तो मैं वापस कॉल किसी को करता ही नहीं। अब स्टूडेंट ही है, क्यों? स्टूडेंट को मेरा व्हाट्सअप नंबर नहीं मालूम है, वो लिख सकता है ना, है कि नहीं? मैं अननोन नंबर कभी नहीं उठाता। तो आप लोग भी इन सब चीजों से बचो, इस बात का ध्यान रखिएगा। मोबाइल प्लीज 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 मोबाइल को दूर कीजिए, बस 30 दिन के लिए। आप देखिएगा आपको बहुत फायदा मिलेगा। 1-2 दिन ये ऐसी बीमारी है जो आपको परेशान कर सकती है। मोबाइल 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 ने, इंस्टाग्राम पे क्या हुआ होगा, पता नहीं, मेरे बिना इंस्टाग्राम, अरे तुम्हारे बिना क्या होगा, उसको चल रहा होगा वो, लेकिन उसके चक्कर में तुम फेल कर जाओगे। अब बोलोगे सर कुछ इंजॉयमेंट भी तो चाहिए, 30 दिन हम परेशान थोड़ी होंगे, सो जाओ। नहीं पढ़ने का मन है, सो जाओ। सही बोल रहा हूं, नहीं बोल रहा हूं? सबसे बढ़िया काम। मोबाइल तो एकदम बेकार है, एकदम बेकार। आगे, हाँ ये देखो इधर, एक्सटेंडेड ब्रेक क्या करते हैं, सो सुनिए। जैसे टाइम टेबल बनाया कि 4 बजे वापस आ जाऊंगा, और आप अभी जाता हूं ना, जाता हूं 4:30 4:45, आपको मालूम है आप खुद ही अपने फ्रस्ट्रेशन का कारण बनते हैं। जैसे आप जब लेट आएंगे, अरे प्लीज प्लीज,
अगर आप लोग बोलेंगे तो फिर मैं कैसे बोल पाऊंगा? अभी मुझे बहुत कुछ बोलना है। आप इधर बैठिए, आइए इस साइड बैठिए, बैठिए जल्दी। चलिए सुनिए सुनिए, आप अपने फ्रस्ट्रेशन का कारण खुद नहीं बन रहे हो। अगर आपने टाइम बनाया हुआ है कि मुझे 4 बजे वापस जाना है, विश्वास कीजिए, देखिए आप किसी से बात कर रहे हैं, कहीं देख रहे हैं, पढ़ाई के समय में दुनिया अच्छी लगती है, आकाश है नीला है, पंछी चहचहा रही है, हर एक चीज अट्रैक्ट करेगा, इन टोटल डिस्ट्रैक्ट करेगा। तो आपको मान लो पढ़ने का मन नहीं है, मान लो पढ़ने का मन नहीं, टीवी देखना स्टार्ट कर दिया, टीवी में बड़ा अच्छा प्रोग्राम आ रहा है, बस अब हीरो मारने ही वाला है, ठीक है, लेकिन काटो, किसी तरह काटो उसको, और अपने जगह पे, पढ़ाई वाले जगह पे आगे बैठ जाओ। नहीं पढ़ने का मन है ना, फिर भी बैठ जाओ, मैं कोई बात नहीं पढ़ूंगा, बैठा रहो। कुछ देर बैठोगे, उसके बाद क्या माने, जब बैठ गया तो पढ़ ही लेता हूं। ये होता है, ये होता है। सबसे जरूरी है अपनी चंचलता को खत्म करना। अभी चंचल मत बनी। चंचल समझते हैं क्या होता है? चंचल है नॉटी टाइप की, इधर उधर घूम रहे हैं, मन शांत नहीं है। मन शांत कर लीजिए। कहा जाता है दुनिया में सबसे जरूरी चीज है कंसंट्रेशन, एकाग्रता, सुना होगा है ना? हाँ, एकाग्र आप जितना ज्यादा होंगे, प्लीज सुनिए, उतना ही ज्यादा सक्सेस मिलेगा। कंसंट्रेशन बहुत जरूरी है, ये बात याद रखिएगा। तो ब्रेक को एक्सटेंड मत कीजिए, ब्रेक का जो टाइम है वापस अपने टाइम पर आ जाइए। पढ़ने का मन नहीं, कोई बात नहीं, आप लेकिन अपने कुर्सी पर वापस आइए, ठीक है? पलंग उलंग मेरा मानना अवॉइड करना चाहिए पढ़ाई के मामलों में। कुर्सी टेबल इज द बेस्ट थिंग, कुर्सी टेबल इज द बेस्ट थिंग। और या एक काम कर सकते हैं, मैं भी करता था बहुत बार ऐसा, हम लोग स्टूडेंट होते हैं, छोटा सा रूम लेके रहते हैं, नहीं होता है कुर्सी टेबल, उतना सामान लेके नहीं चलते हैं। एक टेबल आता है, स्टडी टेबल, जो आप पलंग पे भी रख देंगे, दोनों पैर बीच में और उसके रख दो। उससे एक बड़ा अच्छा फायदा क्या होता है कि आपका पैर जो है दोनों के बीच में आ जाने की वजह से आप आलस भी करें, कौन उसको उठा के रखे, इतना बैठा रहा, वो एक तरीके से काम करता रोकने का भी। आप देखिएगा ठंड का मौसम है, आलस रहेगा ही, एक बार रजाई ओढ़ लिया, उसके ऊपर से उसको रख लिए, आप खुद ही उसको हटाना नहीं चाहिए। तो वो कभी कभी ना आपको रोकता है ना? तो ये कुर्सी टेबल सबसे बढ़िया है, आप कुर्सी टेबल लगा के पढ़िए, बहुत बढ़िया है। आगे, हाँ, क्लटर्ड वर्क स्पेस, जैसे ये पढ़ाई का जगह है, यहीं पर मालूम चला वो कॉफी पी लिया, वो रखा हुआ है, वहीं पानी का बोतल रखा हुआ है, वहीं 1000 चीज, साफ सुथरा। आपको विश्वास नहीं होगा, लोग मुझे बोलते हैं कि मुझे सफाई का सिंड्रोम है। तो सफाई का सिंड्रोम अगर है तो क्या बुरा है? आप कभी मेरे घर पे, आप लोग कभी आए नहीं होंगे, एक बार मैं बीमार पड़ा था तो बहुत स्टूडेंट मुझे देखने के लिए मेरे घर आया था। आप मेरे घर आएंगे, मैं अकेला रहता हूँ, बैचलर हूँ, लेकिन फिर भी मेरा घर नॉर्मल लोगों से ज्यादा साफ रहता है। कुछ बच्चे सोचते हैं स्टाफ करता होगा, ये क्या करते होंगे? मान लीजिए स्टाफ भी करता है, पर बोलना तो पड़ता है ना, देखना तो पड़ता है ना, करवाना तो पड़ता है। साफ सुथरा कहा जाता है, मां सरस्वती वहां वास करती है जहां साफ सफाइयत हो, गंदे जगह पे वो कभी नहीं आती। अभी आपको मां सरस्वती, चाहे आप किसी भी धर्म से हो, हर धर्म में नॉलेज देने वाली कोई ना कोई भगवान देवी होंगे, आप वो तभी आएंगी जब आप साफ सुथरे रहेंगे। साफ सुथरे कपड़े पहनना, साफ सुथरा टेबल रखना, अननेसेसरी चीज नहीं रखना, समझे? ये इस बात का ध्यान रखिए। सबसे अच्छा होता है डेस्क खाली। अभी कंपनी लॉ का टाइम है, कंपनी लॉ निकाला इनके जो बुक, वही रखा, बस वही पढ़ रहे। लेकिन वहीं पे कुछ बच्चों को देता हूँ टेबल पे, ये लंबा सा एक बनाए हुए हैं, ये कंपनी लॉ, एसबीसी, सब उसको देख देख के तुम फ्रस्ट्रेट होते रहोगे। सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा, पहले बताओ। इस बात का ध्यान रखिए। ये मेरी छोटी छोटी बातें हैं मगर मोटी बातें हैं। ये छोटे छोटे चीजों को मैनेज कर लोगे, देखना तुम्हें फायदा होगा। आगे, एक्स्ट्रा सोशलाइजिंग। एक बात याद रखिए, ज्यादा सोशल मत बनिए, है ना? आपको विश्वास नहीं होगा, 10 साल से तो मैं पढ़ा रहा हूं, उससे पहले मैं सीएस कर रहा था, लगभग 12-13 साल हो गया, मैं अपने किसी भी फैमिली के शादी के इवेंट, इस सब इवेंट में गया ही नहीं। मैंने कहा पापा जाएंगे, और कौन ऐसा दुनिया में है जो मैं नहीं जाऊंगा तो शादी नहीं करेगा, वो तो उछल के शादी करेगा। अच्छा कोई है? पहले बताओ ना, कि जो आप नहीं जाओगे तो कहेगा नहीं मैं शादी नहीं करूंगा, कोई है? कोई ऐसा नहीं, अनलेस अनटिल वो आपकी शादी क्यों ना हो। अगर आपकी भी शादी है तो आप भी अपनी शादी में मत जाओ, एग्जाम दो उसके बाद जाओ। जो मेरा मानना है, मैं तो साफ कह रहा हूं। सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? आपके बिना पूरी दुनिया चलती और आराम से चलती है। हमें ऐसा लगता है, बोलने वाला तो बोलेगा नहीं तुम नहीं आओगे तो कैसे होगा, तुम जरूर आना, तुम भी कहना हाँ जरूर आएंगे जरूर आएंगे, लेकिन जाना मत।
मम्मी पापा भाई बहन और लोग हैं ना घर में, उनको भेजो। प्लीज सोशलाइज करने की जरूरत नहीं है। बगल में मालूम चला जगराता हो रहा है, रात में पढ़ाई वक्त जय माता दी वहां जाके डांस कर रहे हैं। जय माता दी तब खुश होंगी जब उस समय आप पढ़ाई करेंगे, क्योंकि वो आपकी माँ है, वो चाहती है कि तुम पढ़ो और सीएस बनो। सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं, पहले बताइए आप। तो इस सब बात को समझिए, है ना। अभी खूब अच्छा ये दिसंबर का महीना आने वाला है, शादी का मौसम है। हर के घर में कहीं ना कहीं कोई ना कोई शादी मिलेगी। ऊपर से 2 साल से लोग बैठे हुए हैं, अभी कुछ ज्यादा ही शादी हो रहा है। प्लीज 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 इस बात का ध्यान रखिए, सोशलाइज करने की जरूरत नहीं है आपको। स्टूडेंट को तो सोशल होना ही नहीं चाहिए। माता पिता निभाएंगे सोशल वैल्यूज को, आप क्या अपना पढ़ाई पर ध्यान दो। सही कर रहा हूं नहीं कर रहा हूं। चलिए कुछ टाइम मैनेजमेंट टिप्स दे देता हूं आप लोग को, ध्यान रखना कुछ काम आ जाए आपको। हमेशा एफिशिएंसी रखिए, हमेशा टू डू लिस्ट बनाइए। टू डू लिस्ट समझते हैं, आज हमें क्या करना है। फोकस्ड रहिए, इधर उधर मतलब मत सोचिए ज्यादा। अब मैं कुछ लोगों को देखता हूं फोकस्ड नहीं रहते। अब मेरे बारे में अच्छा लोग मुझे क्या बोलते हैं मालूम है, ये आदमी ना बहुत सेल्फिश है। मैं हूं, क्या फर्क पड़ता है, तेरे बोलने के चक्कर में मैं अपना टाइम खराब करूंगा क्या। आज मेरे लिए मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट सबसे ऊपर है। आज बताइए मैंने टाइम पर बैच कंप्लीट किया, कितनों को दुखी किया होगा मैंने। कौन, बहुत लोग चाहते होंगे मेरे साथ घूमने, मेरे साथ जाना, लेकिन सबको मैं मना करता रह जाता हूँ। तो प्रायोरिटी तो सेट किया ना मैंने, अपने कोचिंग को नंबर 1 पे रखा ना। कोचिंग को लाइफ में नंबर 1 पे रखा तो कोचिंग भी मुझे रिटर्न देता है। आज मेरा कोचिंग नंबर 1 इंस्टीट्यूट है सीएस में। तो नंबर 1 इंस्टीट्यूट इस वजह से है क्योंकि मैंने जितना प्यार अपने कोचिंग को किया, कोचिंग भी मेरे से उतना ही प्यार करता है। इसी तरीके से आप जितना प्यार अपने पढ़ाई को लेके करोगे, उतना ही पढ़ाई आपको रिटर्न देगा। समझे। फोकस्ड रहिए, दूसरों के चक्कर में मत पड़िए। आगे प्रोएक्टिव रहिए। प्रोजेक्ट का मतलब हर पढ़ाई को, हर चीज को एक प्रोजेक्ट समझो, उसको कंप्लीट करो। प्रायोरिटी मैंने बोल दिया, प्रायोरिटी को सेट कीजिए। चीजों को ऑर्गेनाइज रखिए, गंदे ढंग से मत रखिए। और डेलीगेट, जो मैंने बोला, बाजार जाना है, छोटा भाई चला जाएगा क्या हो गया, बड़ी बहन चली जाएगी क्या हो गया, उसका एग्जाम नहीं है, मेरा तो एग्जाम है। जब उसका एग्जाम होगा तो मैं उसके लिए कर दूंगी काम। ये समझे। क्या बेकार की कामों को डेलीगेट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, अपने हाथ में रखना नहीं। इस बात को समझिएगा, तो ये बहुत जरूरी है। अब कुछ रिकमेंडेड टाइम टेबल मेरे तरफ से है, वो मैं एक बार बता दे रहा हूं, आप उसमें चाहें तो चेंज कर सकते हैं। ठीक है। आपको सबसे पहले हमेशा लिखना चाहिए अवेलेबल टाइम, कि आपके पास टाइम कितना है, और उसी टाइम में से आपको चीजों को एलोकेट करना है। मैंने अपना टाइम टेबल कुछ इस तरीके से बनाया हुआ है, आपको अगर पसंद आए तो आप ये कर सकते हैं। कोई बच्चे तो 5:30 देखते गाली दे रहे हैं मुझे। फोटो लेना है, ले लेना, फोटो ले लेना, ये फोटो ले लेना, या यूट्यूब पे जाएगा ही, वहां से भी देख लेना। ये फोटो ले लेना, पहले देख लो, मैं एक बार समझा दूं। 5:30 से 7 बजे जरा देख के बताओ क्या है। टफ थ्योरी, क्योंकि सुबह का जो टाइम होता है वो एकदम दिमाग फ्रेश होता है, आप जो याद करोगे वो याद हो जाएगा, है ना। उसमें आप एसबीसी कर सकते हैं, जेआईजीएल कर सकते हैं, ईबीसीएल कर सकते हैं, और एसएम, जानते हैं ना, दोनों मॉड्यूल का सोच के लिखा मैंने। 7 बजे से 8 बजे तक टी ब्रेक एंड अदर, बशर्ते आपके घर में आपकी इतनी इज्जत हो कि आपको चाय मिलता हो। तो आप देखो, सुनिए, मैं ना बड़ा फ्लेक्सिबल आदमी हूं, ये तुमको मेरे विचारों से भी लगता होगा और देख के भी लगता होगा, मैं बड़ा फ्लेक्सिबल हूं, है ना। टाइम टेबल भी मैंने बहुत फ्लेक्सिबल बनाया। देखिए आपको मैंने टाइम दिया ना टी ब्रेक का, 1 घंटा दिया ना, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट रह चुका हूं। कुछ लोग टाइम टेबल जोश में, जैसे आज सर ने गाइडेंस क्लास ले, खून गर्म हुआ, घर पे गया, 24 में 48 घंटे का टाइम टेबल बनाया। अब मालूम चला वो टाइम टेबल फॉलो नहीं हुआ, फ्रस्ट्रेशन हुआ। इससे अच्छा है औकात के अनुसार ही क्या बनाना चाहिए, टाइम टेबल। धीरे धीरे आप टाइम टेबल बढ़ा सकते हैं। पहला दिन हो सकता है आप 5:30 बजे ना जगें, ठीक है, पर 6 बजे जगें, अगले दिन 5:30, फिर 5, फिर 4 तक भी पहुंच जाएंगे आप, देखना। हर काम धीरे धीरे करना, एक बार में करने की कोशिश मत करना। जिस बच्चे को आदत नहीं है सुबह जगने की, पहले दिन मेरे चक्कर में जग गया, दिन भर सिर दर्द करता रहा, तो भी तो बर्बाद हुआ। चीजों को धीरे धीरे मैनेज करना, मैंने बताया थी ये रिकमेंडेटरी है, आप इसी के हिसाब से अपना टाइम टेबल बना सकते हैं। 8 से 10:30 बजे मैंने थ्योरी रखा है, कंपनी लॉ, एसबीसी, सिक्योरिटी लॉ। सुबह सुबह रटेंगे आप, सुबह सो के उठे हैं, रटेंगे, थोड़ा दर्द होगा, कोई दिक्कत नहीं, देख लीजिए। प्लीज 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 मुझे बोलने दो, अगर आप लोग बोलेंगे तो फिर बात नहीं बन पाएगा। मैं आप लोग को टाइम दूंगा 10:30 बजे से 11 बजे तक। मैंने क्या टाइम दिया है ब्रेकफास्ट का, बशर्ते कि आपको ब्रेकफास्ट और खाने में डिफरेंस मालूम हो।
क्योंकि बहुत लोगों के लिए सब तो खाना ही होता है ना। अगला 11 से 12:30 का टाइम मैंने दिया है, टैक्स, कंपनी अकाउंट्स, एफएम, ये थोड़ा सा क्या एग्जैक्टली उसका थ्योरी जो ज्यादा रटना नहीं पड़ता, देख देख के भी हो जाता है। 12:30 से 2 बजे मैंने प्रैक्टिकल दे दिया, क्योंकि रट रट के तुम थक चुके होगे, तुम्हारा मुंह दर्द कर रहा होगा, तो तुम आप शुरू कर दो प्रैक्टिकल। 2 से 4 बजे लंच, और कुछ लोगों की आदत होती है दिन में तो सोना पड़ता है हमें थोड़ा, तो कुछ लोग एकदम बढ़िया से खा के तो थोड़ा सा आप सो सकते हैं, कोई दिक्कत मुझे नहीं है। फिर 4 से 5:30 बजे का टाइम सबसे घटिया टाइम होता है, शाम होने लगता है, अंधेरा सा लगता है, नीचे गोलगप्पे वाला अपना घंटी बजाने लगता है, बच्चे खेलने निकल जाते हैं, पढ़ने का एकदम मन नहीं करता है। उस केस में जबरदस्ती थ्योरी ऐसे सब्जेक्ट का जिसमें पढ़ने का मन करे। याद रखिएगा, उस टाइम में जब पढ़ने का एकदम मन न करे वो सब्जेक्ट उठाना चाहिए जो तुम्हें बहुत पसंद है, और उस समय जिस समय तुम्हें पढ़ने का एकदम मन न करे, पढ़ने का खूब मन करे, उस समय वो चीज लेना चाहिए जो जिस सब्जेक्ट को तुम्हें पढ़ने का मन करता, जो पढ़ने का भी मन कर रहा है तुम जबरदस्ती उसको पढ़ ही लोगे। जैसे फेमा सुबह में ही होना चाहिए, फेमा पढ़ने का किसी को मन नहीं करता है ना। एसबीसी किसी को पढ़ने का मन नहीं करता है, तो उसको सुबह सुबह पढ़ना चाहिए। नहीं समझे आप? आगे 5:30 बजे से 7 बजे तक काफी बढ़िया मैंने दिया है। इवनिंग स्नैक्स अगर आपको मिलता हो घर में तो आप कर लेते हैं, नहीं तो आप डब्बा खोल खोल के किचन में खुद ही निकालते रहते हैं। मैं देखता हूँ ना, शाम में लोग ऐसे ही करते हैं, खुद ही जाते हैं किचन में और खोल खोल के देखते हैं कि किसमें क्या क्या है। कुछ नहीं मिला तो सुबह वाला बिस्किट ही दोबारा खा लेते हैं। और फिर 7 बजे से 9:30 बजे का जो टाइम है वो आराम से बैठ के प्रैक्टिकल बनाओ, और उसके बाद 9:30 बजे से 10:30 बजे डिनर के साथ आप भाभी जी घर पे हैं, जो सीरियल आता है वो सब देख सकते हैं थोड़ा बहुत। और उसके बाद आप, मेरा मानना है कि टीवी अभी नहीं देखना चाहिए, टीवी इज बेसिकली एन इडियट बॉक्स, और वो आपके दिमाग को काफी खराब करता है, तो मेरा मानना टीवी को आप अवॉइड कर देना चाहिए। और 10:30 से 11:30 दिन भर में जो चीजें छूट गई वो अगले दिन फ्रस्ट्रेशन का कारण बनेंगी। इससे अच्छा है कि जो अनकंप्लीटेड चीज रहा उसको कंप्लीट करके हम सो जाएं। तो मेरा इस तरीके का थोड़ा टाइम टेबल है, बाकी आपको जैसा अच्छा लगे। ठीक है, फोटो खींचना है आप फोटो खींच सकते हैं। खींच लिया फोटो? 1 सेकंड तो हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। अच्छा सुनिए, कुछ यूजफुल एग्जाम टिप्स हैं, जल्दी जल्दी देख लो। पहला, एग्जामिनेशन सेंटर पे एक दिन पहले जाके सेंटर पता कर लेना। मैंने ऐसे ऐसे भी केसेस सुने, आप लोग को लग रहा होगा कितनी सिली सी बात बता रही है, पर सिली चीजें हुई होंगी तभी मैंने लिखा है। एक बच्चा मुझे क्या बोला, सर मैं एक बच्ची बहुत पढ़ने में तेज थी, मेरे यहाँ पढ़ती थी, बहुत 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 ऑप्टिमिस्टिक थी, एग्जामिनेशन सेंटर ऐसे जगह पर दे दिया वो पहुंच ही नहीं पाई उस दिन, और उसका सब खराब हो गया, सब खराब हो गया। एक दिन पहले एग्जामिनेशन सेंटर देख के आइए, ठीक है। या आपको कोई ले जाने वाला है, जो अभी भी मैं देखता हूँ सीएस में, अभी भी पिताजी स्कूटर पर बैठा के लाते हैं और सेंटर पे छोड़ के जाते हैं। तो अगर पिताजी सेंटर पे लेके आने वाले हैं तो उनको ही बोलिए कि एक दिन पहले आप जाके देख लीजिए कि वही सेंटर है या नहीं है, जिससे कि वो अगले दिन आपको टाइम पर पहुंचा दे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, एग्जामिनेशन सेंटर पता पहले कर लेना, और एग्जाम के टाइम में कम से कम 15 मिनट पहले वहां पहुंचने की कोशिश करना। ऐसे तो 15 मिनट मैंने बहुत टाइम बोला है, आधा 1 घंटा पहले ही लेके चलना चाहिए। दिल्ली है, कभी भी कहीं भी कोई भी आंदोलन हो सकता है, जानते हैं ना आप, कुछ भी हो जाता है यहाँ पे, और अलग सिटीज में भी होंगे तो भी आपको ऐसी परेशानी आ सकती है। इसलिए मानना है कि रोड वोड इन सब चीजों का ध्यान रखिए। दूसरा, हाँ जी, क्वेश्चन पेपर मिला, सबसे पहले डिसाइड कर लीजिए कि आपको कौन सा क्वेश्चन करना है। बोलो सर डिसाइड क्यों? क्वेश्चन ऐसे आता है 3 3A, 3 और 3A के बीच में और होता है, तो आपको पहले डिसाइड कर लेना चाहिए कि आप कौन कौन सा करने वाले हो, जिससे कि ना फिर मैं बार बार फ्रस्ट्रेशन को अवॉइड करता हूँ। एक आंसर लिखा, फिर सोचा बैठ क्या लिखूं, उसमें लगता है टाइम निकल रहा है। पहले सोच लो हमें कौन कौन से क्वेश्चन को करना है। क्वेश्चन को पढ़ने में 10 मिनट का टाइम लगाना चाहिए। बहुत सारे लोगों को देखा, क्वेश्चन मिला लिखना शुरू ना, पहले क्वेश्चन को पूरा पढ़ना चाहिए। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा पहले बताइए। उसके बाद आपको हमेशा कैसे लिखना है, देखो एक लाइन खींचोगे एरो और आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1A, फिर 2 लाइन छोड़ोगे और 2 लाइन छोड़ने के बाद आंसर लिखना स्टार्ट करोगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का
आंसर सीट इस वजह से भी चेक नहीं हुआ या चेक करने में गड़बड़ी किया, वो लगातार लिख दिया और एग्जामिनर ये समझ ही नहीं पाया कि कहां से इसका नया आंसर स्टार्ट हुआ है, अब वो मार्क्स दिया ही नहीं। तो एक लंबा एरो खींचो जिससे कि उसको पता चले कि यहां से एक नया आंसर स्टार्ट हो रहा है। और उसे आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1 सबसे अच्छा होता है, एक क्वेश्चन खत्म हुआ अगले पेज से नया क्वेश्चन स्टार्ट किया, वो सबसे अच्छा माना जाता है। हाँ, लेकिन नीचे पेज पर एक एरो मार देना कि उसको पता चले। कभी कभी ऐसा होता है 2 ही लाइन हमने लिखा और हमारा आंसर खत्म हो गया, तो पूरा लाइन छोड़ दोगे तुम, तो उसको कहीं ये ना लगे कि यही खत्म हो गया है। आपको एरो पीटीओ पीटीओ नहीं लिख देते हैं, पीटीओ पीटीओ नीचे लिख के एरो मार देना कि आप आगे भी देखिए, आगे भी हमने लिखा हुआ है। समझ में आ गया? उसके बाद फ्लो चार्ट इस्तेमाल नहीं करना है। यहां के बच्चों को काफी दुख हो सकता है, पर मैंने बताया था फ्लो चार्ट बच्चों को समझाने के लिए होता है। एग्जाम में आपको सिर्फ कंटेंट लिखना होता है। क्या लिखना होता है? सिर्फ कंटेंट। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, अवॉइड करना चाहिए, मेरा मानना है। उसके बाद आपको मैंने बता दिया, जब भी आंसर आप खत्म करें उसके बाद 5-6 लाइन, अब तो मैंने खैर ये बता दिया कि पेज ही छोड़ दो। कभी कभी बाद में भी याद आता है, जैसे तुमने एक आंसर किया और जनरल रूल लिख दिए, एक्सेप्शन भूल गए हो, तो तुम आगे बढ़ जाओ, कुछ देर के बाद तुम देखना वो वापस आएगा याद। अब फिर तुम वापस आगे जगह छोड़े रहोगे तभी ना लिख पाओगे, और जगह नहीं छोड़े रहोगे तो कहां से लिख पाओगे? तो 5-10 लाइन मेरा मानना है छोड़ ही देना चाहिए बाद में चीजों को ऐड करने के लिए। ये तो मैं खूब करता था एग्जाम में। ठीक है, चलिए उसके बाद एब्रिविएशन कैसे लिखना है। एक बात जानिएगा, हमेशा एक वर्ड का एब्रिविएशन नहीं होता कभी भी। जैसे कंपनी वर्ड का CO डॉट जो लिखते हैं ये गलत है। एब्रिविएशन हमेशा एक से ज्यादा वर्ड का होता है। जैसे NCLT, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, तो पहले फुल फॉर्म लिखो नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, ब्रैकेट में NCLT। अब उस आंसर में NCLT लिखोगे तो उसका मतलब वो समझेगा नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। लेकिन फिर अगला आंसर आया, अब फिर से NCLT आया, तो फिर पहले फुल फॉर्म, अब ब्रैकेट में NCLT। बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा? और एक बार DR, डॉक्टर, ये डायरेक्टर, कंपनी, शेयर होल्डर, ये सब जो सिखाया मैंने भूल जाओ, ये सब वहां चलेगा नहीं। ये CO.DR इस सब पे मार्क्स करता है, कॉपी चेक नहीं करेगा वो, ये ध्यान रखिएगा आप, समझे? कुछ बच्चे चालाकी, सर एक बार कंपनी लिख दूंगा ब्रैकेट में CO डॉट लिख दूंगा, फिर बोला एब्रिविएशन हमेशा एक से ज्यादा वर्ड का होता है, एक वर्ड का होता ही नहीं, समझे? चलिए आगे। उसके बाद सेक्शन तभी लिखना, सेक्शन नंबर, जब सेक्शन सच में याद हो। अगर सेक्शन तुम्हें याद नहीं है तो अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट, अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट, अकॉर्डिंग टू सेबी एक्ट, जो भी एक्ट है अकॉर्डिंग टू, या एक्ट भी याद नहीं है, कंफ्यूजन रहता है बहुत बार कि फेमा का है कि कहां का है, तो अकॉर्डिंग टू रेलेवेंट प्रोविजंस ऑफ लॉ, अकॉर्डिंग टू रेलेवेंट प्रोविजंस ऑफ लॉ, ये या एक्ट। क्लियर नहीं क्लियर पहले बताओ, क्योंकि मैंने बहुत बार बच्चों को देखा है। बताओ तो प्राइवेट कंपनी का डेफिनेशन कहां दिया हुआ है? बेचारा पूरा प्राइवेट कंपनी का डेफिनेशन एकदम सही लिखा, गलती से सेक्शन 2 क्लॉज 68 2 क्लॉज 69 लिख, जीरो कर दिया, जीरो। तो उसको क्या करना चाहिए? अगर 68-69 में उसको कंफ्यूजन है, 2 लिख के छोड़ देना चाहिए बस। 2 में भी कंफ्यूजन है, अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट में अकॉर्डिंग टू एक्ट, नहीं समझे? चलिए उसके बाद आगे, केस लॉ का आंसर कैसे दिया जाता है। एक तो तुम लोग को यह समझना है, एक होता है केस बेस्ड क्वेश्चन, जो क्लास में मैं किसी भी कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए एग्जाम्पल लेता हूं, नहीं लेता हूं, मान लीजिए मिस्टर ए ने ऐसा किया, वही तो होता है वहां, वो एग्जाम्पल ही तो लिखते हैं, तो उससे डरना मत, वो कुछ नहीं होता है, बहुत घटिया क्वेश्चन होता है। और अच्छा ही होता है कि केस बताते बताते वो बहुत सारा कंडीशन खुद बता देता है, नहीं है ना? दिक्कत केस लॉ वाले में होता है कि उसमें कहीं लिखेगा कि आप बताइए कि ऐसा ही कोई एक डिसीजन हुआ था पहले, तो बताइए वहां क्या हुआ था, उसको बोलते हैं। तो सबसे पहले क्या करना होता है, तुम्हें जिस मुद्दे पर केस है उस मुद्दे को पहले समझाना पड़ता है। जैसे मालूम चला कंज्यूमर, मतलब वो उसमें पूछा है कि बताइए ये राम कंज्यूमर होगा कि नहीं, तो पहले कंज्यूमर का डेफिनेशन लिखो कि भाई कंज्यूमर डेफिनेशन ये होता है। उसके बाद उसी मुद्दे पर कोई केस हुआ हो तो लिखो कि ऐसा ही ये केस पहले हुआ था और इसमें ये डिसीजन हुआ था। अब फिर बोलोगे कि सेक्शन और पुराने डिसीजन को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि ये कंज्यूमर है या नहीं। तो 3 पार्ट में आपको करना है। चलिए उसके बाद कुछ एग्जाम गैजेट्स हैं जो आपके पास होने चाहिए। क्या आप लोगों ने अपना स्टूडेंट ऑनलाइन आइडेंटिटी कार्ड क्या अटेस्ट करवा लिया मेरे से? तो क्या सोचे थे? होता क्या है ये?
ये अच्छा था, है ना, इसलिए मैंने ये लिख दिया। आप समझ में आया कि मैंने ये क्यों बताया? आप आईसी कितने बच्चों का हो चुका है? कुछ बच्चों ने तो मेरे से कराया भी होगा पहले। नहीं नहीं, वही चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। पहले वाला है ना, पहले वाला चलेगा वो। सुनिए, आपको आईसीएसआई वेबसाइट पे गए थे ना, वहां से प्रिंट आउट निकालते हो। प्रिंट आउट के बाद वो बोलते हैं, पहले ये भी सुन लो कि किसी मेंबर, आईसीएसआई के मेंबर से उस पर स्टैंप लगवाइए, साइन लगवाइए। लेकिन मेंबर अगर अवेलेबल नहीं है, आपके पास नहीं जान पहचान है किसी सीएस से, तो किसी भी, हाँ, जो आपका सरकारी ऑफिसर सब होता है, स्कूल कॉलेज के प्रिंसिपल होते हैं, डॉक्टर होता है, आप किसी से भी करा सकते हैं, नोटरी पब्लिक से करा सकते हैं, किसी भी गैजेटेड ऑफिसर से करवा सकते हैं। लेकिन वो तो उनके लिए है जिनको सीएस नहीं मिल रहा है, यहाँ तो सीएस डेली मिलता है। तो आप लोग, अच्छा एक बात और, आप सारे के सारे लोग अपना वो जिनका पहले हो चुका वो चलता रहेगा, बार बार नहीं कराना होता, एक ही बार कराना होता है। एग्जीक्यूटिव लेवल में एक ही बार, फिर प्रोफेशनल में जाओगे तो फिर से, क्योंकि उसमें प्रोफेशनल लिखा हुआ आएगा, ठीक है ना। एक स्टेज में एक बार, अगर हो चुका अच्छी बात है, नहीं है तो एक दो दिन में या तो कल ही आप रिसेप्शन पे जमा करवा देना। अब हर वक्त तो मैं अवेलेबल नहीं रहता हूँ साइन करने के लिए, मैं जब ऑफिस पहुंचूंगा तो एक ही बार सबको साइन कर देता हूँ, और फिर आप लेके चले जाना। आपको विश्वास नहीं होगा, एक समय में ऐसा ऐसा बच्चा किया था, मैं एग्जामिनेशन सेंटर पर जा के स्टैंप लेके, मेरा मैनेजर जाता था, अब मैं वहां साइन करता था। ये भी सर्विस दिया हुआ मैंने एक समय में। तो ये हो जाना चाहिए। दूसरा, याद रखिएगा, पेन में बड़ा चक्कर होता है। कुछ लोग क्या करते हैं, सुनो, एग्जाम के दिन निकले टीका लगा, है ना। देखिए लोग क्या सोचते हैं कि एग्जाम के दिन भगवान को बोलने से कुछ होगा। अरे नहीं, पुराना पाप भी काउंट होता है ना। एक मतलब एग्जाम से पहले यहां पट्टी बांध के हीरो बन रहे थे, और यहां पे वो लगा रहे थे, आजकल देखता हूं मैं इंडिया गेट सब पे, वो लाल लाल सिंह, और उसमें बल्ब जलता रहता है, वो सब लगा लगा नोटी बन रहे थे। और आज एकाएक जब एग्जाम का टाइम आया तो भगवान भगवान, टीका, तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी चलो, टीका लगाने का मन है तो लगाना। वो उसके बाद तुरंत गए स्टेशनरी की दुकान पे, 4 पेन ला, और 4 पेन नया नया, नीब को ऐसे तोड़ा, तो लिखना स्टार्ट किया। आपका उससे लिखा ही नहीं जाएगा, स्पीड होगा ही नहीं। पेन पहले से खरीद लो, अभी से ही 10 12 20 पेन खरीद लो। याद रखना, 32 पेज में लगभग हर डेढ़ एग्जाम में तुम्हारा पेन खत्म हो जाएगा। मेरा होता था। हाँ जी, समझ में आ रहा है? सुनिए, 15-20 पेन खरीद लो, 3-3 रुपया 4-4 रुपये में आता है, 5 रुपये में आता होगा, खरीद लो। आधा आधा चला लो उसको, आधा मतलब इतना जरूर चला लो। चला लोगे मतलब समझे, जैसे रफ में, जैसे मैं कैसे करता था ना, एक रफ पेज खरीद लेता था, रफ कॉपी 10 रुपये में, काला काला पेज वाला नहीं होता है, वो मैं खरीद लेता था। और मैं उसको रटता कैसे था, जैसे मालूम चला कि हमें पढ़ना है कि मर्जर, तो मर्जर एंड अमलगमेशन पे चैप्टर 15 लगता है, और 230 से 240 लगता है, इसमें से 235, 236, 238 को काट दो, और बाकी बचे 8 सेक्शन, 8 में से भी 230, मतलब लिख कुछ भी रहा हूं, मुंह चल रहा है और हाथ थोड़ा थोड़ा, इसमें भी तो पेन खर्च हो रहा है। तो उन सारे पेन को थोड़ा थोड़ा खर्च कर लो। थोड़ा खर्च कर लोगे, जब एग्जाम में जाओगे तो आराम से चलेगा। वो क्या चलेगा? स्पीड चलेगा, एकदम बढ़िया से चलेगा। ऐसा होता है कि नहीं होता है? चलिए, कैलकुलेटर, जो तुम्हारे भाषा में कैल्सी सारे बच्चे को हर एग्जाम में लेके जाना है ना। आपको लगेगा कंपनी लॉ में क्यों लेके जाऊं, कंपनी लॉ में प्रैक्टिकल आता है ना। हर एग्जाम में लेके जाओगे। ये कुछ गैजेट्स हैं जो आपके पास होने चाहिए। स्केल की जरूरत पड़ सकती है अगर तुम वो बनाते हो डिस्टिंग्विश बिटवीन, तो ले लेना एक। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, रिस्ट वॉच। अरे दीवाल घड़ी मत लेके पहुंच जाना वहां। रिस्ट वॉच, रिस्ट वॉच क्या कहते हैं? ये लेके जाना और ये चलना चाहिए, ठीक है। क्या करना होता है सुनिए, आप गए एग्जामिनेशन में, लगे ऐसे लिए, ऐसे इसको रख दिए और लिखना स्टार्ट किए। आप देखिएगा, आप जहां कोई आंसर कंप्लीट करोगे आधा घंटा हो गया। ये बहुत जरूरी है। किसी के पास ना हो तो मेरे से लेके चले जाओ, वापस भी कर देना। बिना इसके किसी को जाना नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। नहीं अलाउ करते तो मैंने एग्जाम्पल दिया, आप नॉर्मल लेके चले जाइए। करते हैं? अच्छा अच्छा, शायद नहीं करते हो, गूगल भी तो हो जाता है इसमें अब। हाँ, नहीं करते होंगे तो कोई बात नहीं, नॉर्मल ले लो यार, 50 रुपये में मिल जाता है बाहर में।
हाँ नहीं चलता है। अरे प्लीज प्लीज, अब सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट के कुछ स्लाइड्स हैं बस। अरे देखिए इधर, पहला, अगर आप कभी भी पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट हो, क्या हो, डिस्ट्रैक्ट हो, तो उस केस में आपको कुछ मेरे मंत्र हैं वो आपको याद रखना है। एनके मंत्र, ये नहीं ईम भ्रीम कोल्ड क्रीम, ये नहीं, कोई मंत्र मैं बता रहा हूं वो क्या मंत्र है ना। सुनिए, पहला क्या लिखा हुआ देखिए, अगर आपको कभी भी पढ़ने का मन ना करे तो बस उस समय ये मेरा मंत्र सोचना कि अगर मैं अभी नहीं पढ़ा तो फेल करूंगा, फेल करूंगा तो यही चीज मुझे फिर से 6 महीना पढ़ना पड़ेगा, और ये बहुत दुखदाई है ना। उतने बड़े दुख को लेने से अच्छा है कि हम पढ़ ले, ये वाला दुख ले ले। सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं, पहले बताइए आप। उसके बाद दूसरा, अगर आप मेहनत कर रहे हैं, है ना, तो आप कहीं कि अगर मैं मेहनत कर गया, मैं सीएस एग्जीक्यूटिव निकल गया, तो उसके बाद कितनी अच्छी लाइफ होगी, है ना, लंबरगिनी से उतरेंगे। ज्यादा हो गया ये, कहा हमने देखा ये तो नहीं उतरते, तो कैटा पे है। लेकिन फिर भी आप जरा सोचो, एक बात बताता हूं आप लोग को, आप दिल से मानिए, भारत का कोई भी सीएस, कोई भी सीए, जिस दिन सीए और सीएस का एग्जाम का रिजल्ट आता है ना, वो रिलीफ महसूस करता है, एक ऑटोमेटिक रिलीफ होता है, मैं इस रिजल्ट में नहीं। इतना डर है रिजल्ट का, आपको मालूम नहीं। आप जानते हैं, आप चाह के भी अभी आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि आईसीएसआई ने आपको पकड़ के रखा हुआ है। क्योंकि जब तक आईसीएसआई के जंजीर से आप मुक्त नहीं होंगे, आप खुल के दौड़ नहीं पाएंगे, लाइफ जी नहीं पाएंगे। तो इस जंजीर से जल्द मुक्त होना है, जल्दी जल्दी ये एग्जाम वाला चक्कर खत्म करना है, जल्दी एग्जीक्यूटिव पास, जल्दी प्रोफेशनल पास, क्योंकि उसके बाद की भी तो जिंदगी है, उसमें भी तो कंपटीशन है। इसी जंजीर में बंधे रह जाओगे अगले 5-6 साल 8 साल, तो फिर उस दौर में तो बहुत पीछे रह जाओगे। सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं, पहले बताइए। आज मैं कुछ भी हूं, जितना मेहनत करूंगा उतना कमाऊंगा, क्योंकि मैं सीएस बन चुका हूं। लेकिन तुम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। आज बताओ, तुम टीचर नहीं बन सकते सीएस के, क्योंकि तुम सीएस नहीं हो, बच्चा रिजेक्ट कर देगा। सही कह रहा हूं नहीं। आज तुम प्रैक्टिस नहीं कर सकते, चाहे जितना भी नॉलेज हो, चुकी तुम सीएस नहीं। तो पहले सीएस बने, पहले जल्दी से सीएस बने, और फिर जल्दी से पैसा कमाना शुरू करें। सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं। और अगर ड्रीम में कोई कमी है, तो उस ड्रीम में आप जोड़िए, अपने शादी को जोड़िए, कि अगर मैं सीएस बन गया तो इससे शादी करूंगा, है ना। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। कुछ लोग ये सपना देखते हैं कि अगर मैं सीएस बन गया तो दहेज बढ़ा लूंगा अपना, जो भी है। चलिए आगे। और हाँ, क्या लिखा हुआ है, अगर कभी भी आप नेगेटिव सोचने लगे, लगता है मेरे से नहीं हो पाएगा, ये एक ऐसा टाइम है ना जहां पे खूब डिसीजंस होते हैं इस देश में। क्या, अगले बार दोनों एक साथ दूंगा, मन लगा के दूंगा, रैंक लाऊंगा, अगले बार दोनों एक साथ दूंगा। ये खूब चलता भी देखिएगा, दोस्त आपसे बात करते रहेंगे, है ना। इस बार ये ग्रुप छोड़ देता हूं, ये ग्रुप में तो मैं 100 में 120 लाऊंगा। अरे भाई, जब अगर छोड़ना ही था तो 4 महीने से पकड़े हुए क्यों थे। सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं, बताओ ना आप। ठीक है, तो लास्ट में आके कॉन्फिडेंस बिगड़ता है लोगों का। कॉन्फिडेंस बनाए रखिए, कॉन्फिडेंस बनाए रखिए। सुन लीजिए प्लीज 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 सुन लीजिए। तो आप समझो इस बात को जो मैं बोल रहा हूं, कुछ नहीं होता है, फिर वो समय आता है अगला, फिर यही सिचुएशन बनती है। मेहनत को आप अवॉइड नहीं कर सकते लाइफ में, मेहनत करना ही पड़ेगा। तुम्हारा सीएस होने के बावजूद, मैं टीचर होने के बावजूद मैं मेहनत करता हूं, तो तुम कौन खेस की मूली हो यार, तुमको तो करना ही पड़ेगा, तुम तो अभी तक सीएस बने भी नहीं हो। सही कह रहा हो कि नहीं कह रहा, पहले बताओ। कभी भी नेगेटिव मन में आए या लक के बारे में सोचे, कुछ मेरे मंत्र हैं उसको याद रखिएगा। पहला, आप वो स्टूडेंट हैं, आप वो स्टूडेंट हैं जो ऐसे इंस्टीट्यूट में पढ़े हैं जहां पे पहले से 75 रैंक, अब तो 73 से बढ़ गया ना, 75 रैंक होल्डर्स हुए हैं। तो सबसे अच्छा कंपटीशन अपने आप से होता है। क्या दुनिया से कंपटीशन करेंगे, अपने ही कोचिंग से कंपटीशन कर लेते हैं। 75 रैंक होल्डर बने में फोटो कितना बढ़िया लगा हुआ, देखा रिसेप्शन पे। जितने भी लोग आते हैं मैं देखता हूँ, सब देखते हैं। पता नहीं तुम लोग के मन में सपना आता है कि नहीं आता कि मेरा भी एक फोटो हो, अब मैं फोटो लगाऊंगा, है ना। और ये इसलिए तो मैंने वहां पे लगाया हुआ है कि देखो, और तुम में भी एक सपना जगे कि मेरा भी कभी फोटो वहां पर आएगा। तो समझिए। अब एक बात बताइए, ऐसे इंस्टीट्यूट जहां से 75 रैंक होल्डर हुए, 2 और भी हैं रीजनल,
अब वहां से भी पढ़ के पास नहीं कर रहे हो तो अब क्या करोगे तुम? अब तो समझो। दूसरा, सबसे बड़ी बात है किससे तुमने पढ़ा? एक कंपनी सेक्रेटरी से पढ़ा, किसी अरे गहरे से नहीं पढ़ा। अगर अकाउंट्स को पढ़ाया तो चार्टर्ड अकाउंटेंट है कि नहीं? सबका मेंबरशिप नंबर है। तो तुम ये दोष तो दे ही नहीं सकते कि मेरे पढ़ाई में कोई कमी रह गई होगी, ये आदमी तो सीएस था ही नहीं, पता नहीं गलत पढ़ा दिया होगा। वो आदमी खुद सीएस, गलत कैसे पढ़ा दे? सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? अब रियल क्वालिफाइड टीचर से पढ़ गए तुम तो पास करना बनता ही है, नहीं? तीसरा, कोरोना के वजह से जो डिस्टरबेंस हुआ हो, लेकिन अपने कोचिंग के बच्चों को जो फेस टू फेस लेता था पहले, अभी भी 8-8 घंटे बैठने की आदत तो है, नहीं है? का सर कुछ हो ना हो ये आदत तो बनी गया है सर, है ना? तो अब बताइए 8 घंटे जब यहां बैठ सकते हो तो क्यों घर पे बैठ के नहीं पढ़ सकते? और अब इतने देर से स्ट्रैटेजी बता रहा हूं, अब स्ट्रैटेजी बन गया तो स्ट्रैटेजी के हिसाब से पढ़ो। अब स्ट्रैटेजी मैंने बना के दे दिया, यू हैव ओनली टू एग्जीक्यूट दैट स्ट्रैटेजी। आपको सिर्फ उस स्ट्रैटेजी को क्या करना है? एग्जीक्यूट करना। वो सिर्फ तुम ही कर पाओगे, मैं नहीं कर सकता। सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं पहले बताओ। तो इसी के साथ एक लाइन मैं बोलना चाहूंगा, जरा देखिए, आप तभी फेल करेंगे जब आईसीएसआई के सारे बच्चे फेल कर जाएं। अगर एक भी बच्चा पास हुआ है तो वो यहीं का होना चाहिए। सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं पहले बताओ। मतलब आप ये सोचना कि हम फेल तभी करेंगे जब आईसीएसआई में रिजल्ट 0% हो, लेकिन अगर 1% भी रिजल्ट हुआ है तो उस 1% में हम होंगे। सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं पहले बताइए। ये सोच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए पहले बताइए आप। आज तुम ताली बजा रहे हो, एक मुझे मौका देना कि मैं तुम्हारे सक्सेस पे ताली बजाऊं। सही बोल रहा हूं कि जब तुम रैंक होल्डर बन के आओ और एग्जामिनेशन का अच्छा रिजल्ट लेके आओ, मैं तुम्हारे लिए ताली बजाऊं। और मैं वादा करता हूं कि जिस दिन तुम रिजल्ट लेके आओगे, इसी तरह यहां पे क्लास चलती रहेगी, भगवान करे इससे भी बड़ा ऑडिटोरियम हो, और जो एग्जिस्टिंग बच्चे होंगे उनसे मैं ताली बजवाऊंगा तुम्हारे लिए, है ना? ये मैं वादा करता हूं। 25 फरवरी को रिजल्ट आएगा तुम्हारा, है ना? चलिए, बाकी फाइनली योर्स सीएस नितेश कुमार जायसवाल विशेष यू ऑल अ गुड लक एंड ऑल द बेस्ट, कि आपका एग्जाम बहुत बढ़िया हो और आप बहुत बढ़िया ढंग से लिखे। द ओनली थिंग विच यू हैव टू डील इज दैट कि आपको अपने मेंटल स्टेबिलिटी को मेंटेन रखना है, फ्रस्ट्रेशन को दूर रखना है। देखिए, मैं उन लोगों जैसा नहीं हूं जो आपको पॉजिटिव सोचो पॉजिटिव सोचो। अरे सोचना क्या होता है, अपने आप आता है। बस इतना जरूर करो कि नेगेटिविटी को हटा कर रखो। नेगेटिविटी हटेगा, अपने आप पॉजिटिविटी आएगा। तो पॉजिटिव चीजें लाई नहीं जाती, वो अंदर होती हैं। नेगेटिविटी हटाओगे, पॉजिटिविटी अपने आप ही आएगा। सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं पहले बताइए आप। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट मैंने आप सबको बोल दिया। अब अगर आपको, आप में से किसी भी बच्चे को किसी भी बात को लेके कोई कंफ्यूजन है और आप पूछना चाहते हैं, मेरे से पूछिए। जो डायरेक्ट टू होम वाले बच्चे हैं वो भी पूछ सकते हैं मेरे से। जल्दी जल्दी जल्दी, कुछ भी कंफ्यूजन है एग्जाम को लेके, प्रिपरेशन को लेके, पूछिए मेरे से। राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करें? सुनिए, हाँ जी सुनो। एक बच्चे ने पूछा है, अरे ये जो पूछा है ये सबका प्रॉब्लम हो सकता है, क्यों आपस में बात कर रहे हो? कहा अभी तो बड़ा प्यार से बात कर रहे थे, डांटने भी लगे। राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करें? याद रखिएगा, अब वो टाइम गया जब तुम पूरा लिख लिख के याद करोगे। पूरा लिख लिख के तो होगा नहीं, है ना? अब आपको क्या करना होता है, जो मैंने नहीं किया, जैसे अभी मैंने किया, आपको बता रहा था, जैसे जैसे नहीं पता मर्जर एंड अमलगमेशन, तो इसलिए मर्जर एंड अमलगमेशन, हाथ थोड़ा चलाना, क्योंकि हाथ भी ये जानते हो, ये अंगूठा ये पूरा दब जाता है, लाल हो जाता प्रॉपर, और आपको ऐसा लगेगा ऐसे हाथ झाड़ते रहोगे कि यहां खून पहुंचे, नहीं पहुंच पाता है। तो ये अभी से ही, जैसे जितना भी रिवीजन करो, आप हमेशा एक रफ कॉपी रखो, मुंह से बोलो, यहां कुछ कुछ लिखते रहो, कुछ कुछ लिखते रहो। और याद रखिएगा, अब वो टाइम आ गया जब कीवर्ड्स ही काम आएंगे। क्या काम आएंगे? कीवर्ड्स। और कीवर्ड्स पर आपको करना क्या है? ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, जो बचपन से करते आ रहे हो। कीवर्ड्स को ट्रांसलेट नहीं कर सकते इंग्लिश में, पहले ये बताइए आप। बाकी अगर आप में से कोई बच्चा ऐसा है जिसको कॉन्फिडेंस है कि अगर वो हिंदी में एग्जाम देगा तो अच्छा होगा, मुझे पास होने से मतलब है, मीडियम इज सेकेंडरी, मीडियम इज सेकेंडरी। और एक बात याद दिला दूं, आज मैं सीएस हूं ना, बहुत होगा तो तुम मेरे से मेरे मेंबरशिप नंबर पूछोगे,
बस। कोई मेरे से पूछेगा कितने बार में पास हुआ? कोई पूछेगा इंग्लिश में एग्जाम दिया था कि हिंदी में एग्जाम दिया था? कोई कुछ नहीं पूछता। सिर्फ मेंबरशिप नंबर इज इंपॉर्टेंट। तो याद रखना, हिंदी मीडियम से अगर आपको लगता है कि हिंदी मीडियम से एग्जाम देके आप बढ़िया मार्क्स ला सकते हो, दो हिंदी मीडियम में। कुछ लोग आपको क्या समझाएंगे, मैं देखता हूं कुछ लोग मेरे से मिलते हैं, बच्चे उच्चे जो नहीं जाते आईसीएसआई की ट्रेनिंग व्रेनिंग होते हैं इस सब में, तो इस समय जो फैकल्टी आते हैं अगर टॉप फैकल्टी होते हैं तो फिर वहां क्या कर रहे हैं, आप इस बात को भी समझिए। तो वो उनको बच्चों को क्या समझा दिया, आपको इंग्लिश में ही एग्जाम देना चाहिए। मेरा मानना है भाई इंग्लिश सीखने के और भी मुझे मिल जाएंगे मौके, एग्जाम तो पास कर जाऊं। क्योंकि बच्चा क्या करता है, सो सुनिए आप प्लीज, जो 5 महीने में इंग्लिश नहीं सीखा वो लास्ट के एग्जाम देने से इंग्लिश सीख लेगा? बताओ ना तुम। मैं थोड़ा जमीन से जुड़ा हुआ आदमी हूं, अब मैं चीजों को समझता हूं। आप बताइए आज इंग्लिश हिंदी के कंफ्यूजन के चक्कर में तुम्हारा एग्जाम खराब हो जाए, बेकार हो गया ना। अगर हिंदी में कॉन्फिडेंस है, 2 एग्जाम हिंदी में एग्जाम तो पास करो। अरे इंग्लिश तो बाद में सीख लेंगे यार, और क्या एक ही एग्जाम होना है? अभी प्रोफेशनल का एग्जाम बाकी है और भी एग्जाम बाकी है, क्यों बाद में सीख नहीं लोगे? एग्जाम पास करना इंपॉर्टेंट है कि नहीं इंपॉर्टेंट, पहले बताइए। भाषण देने वाले भाषण देते रहेंगे। 1-2 बच्ची कुछ दिन पहले आई मेरे पास, सर हमें बताया गया कि ट्रेनिंग ना फर्म में करना चाहिए। मैंने पूछा तुम सीएस बनने की क्या करना चाहते हो? सर नौकरी। तो मैंने बोला नौकरी करना चाहते हो तो नौकरी में जाके करो ना वो यार प्रैक्टिस। नौकरी में प्रैक्टिस, वैसे नौकरी में ट्रेनिंग करोगी, क्या पता जिस कंपनी में ट्रेनिंग करोगी वहीं पर तुम्हें एब्जॉर्ब हो जाओ, है कि नहीं? ये बात सही है कि फर्म में ज्यादा काम होता है, ज्यादा सीखने को मिलता है, पर सीखेंगे वो जो मुझे काम आने वाला है। नहीं समझे आप? और सीखना इज एन कॉन्टिन्यूइंग थिंग। ये एक बार नहीं, एक बार सीख लिया ट्रेनिंग में जिंदगी भर काम आएगा। चीजें चेंज होती रहती हैं, सीखना तो हमेशा ही पड़ता है। सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं, पहले बताइए आप। तो बोले नहीं सर, जितने लोग मुझे मिले वहां पर वो सारे यही बोले कि फर्म में ट्रेनिंग करना। मैंने कहा ठीक है, तुम उन्हीं का बात मान लो, फिर मेरे से क्यों पूछ रहे हो? मेरा एक चीज मानना रहा, या तो तुम इज्जत दो मुझे कि ये बोल रहे हैं तो ये ठीक बोल रहे होंगे, और नहीं तो उन्हीं लोग का मान लो। सब बोल रहे हैं इसका मतलब मैं भी थोड़ी बोलने लगूंगा। सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? मेरा मानना है नौकरी करना है तो नौकरी में शुरू से घुस जाओ, जिससे कि जिंदगी भर नौकरी तुम्हारा अच्छा रहे। अब प्रैक्टिस में आना तो शुरू से प्रैक्टिस में घुस जाओ। सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा, पहले बताइए आप। तो ये कहानी ठीक है। तो मैं ये नहीं बोलूंगा तुम्हें कि तुम्हें लिखना चाहिए, क्योंकि मुझे मालूम है कि लास्ट के 30 दिन में लिख के तो अब नहीं होगा। अब कीवर्ड्स पे ही ध्यान देना पड़ेगा। और एक सबसे इंपॉर्टेंट लाइन तो बोलना मैं भूल गया, इस लास्ट के 30 दिन में सबसे इंपॉर्टेंट एक वर्ड है, याद रखना तुम, बस एक ही वर्ड है, उसका नाम है रिवीजन। रिवीजन रिवीजन रिवीजन, ओनली रिवीजन। नई चीज पढ़ने की कोशिश मत करना। बहुत लोग क्या करते हैं, हेलो दोस्त एक नई बुक देखा है मैंने, बहुत बढ़िया है, उससे पढ़ते हैं चलो। अब टाइम है, कंफ्यूजन नहीं होगा। हेलो दोस्त मैंने यूट्यूब पर देखा है एक नया टीचर आया, कंफ्यूजन नहीं होगा। अरे उसका रिवीजन मैराथन चल रहा है, उसको कर लो, काम बन जाएगा। अगर रिवीजन मैराथन से काम बनना होता तो सारे लोग, मैं देखता हूं 50-50 हजार लोग देखते रहते हैं रिवीजन मैराथन, अब पास होता है 500 भी नहीं। सब बेकार की बातें हैं। जमीन से जुड़ के रहो, अपनी कैपेबिलिटी को समझो, अपने आप को समझो, अपने हिसाब से तैयारी करो। सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा, पहले बताइए। दूसरों के बातों पे मत जाइए। नई चीज पढ़ने का अब टाइम नहीं है। 4, 5, 8 महीने में जो भी पढ़े उसको सिर्फ रिवाइज। नए चीज को पढ़ने के चक्कर में पुराना भूल जाओगे, वो ज्यादा फ्रस्ट्रेशन। समझ में आया नहीं आया, पहले बताओ आप। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और बोलो, खुल के पूछो, आज शर्माओ मत, पूछो। मैं बोल रहा हूं, जो भी पूछना पूछो, खुल के पूछो। अब क्या मैं बगल में बैठ के बोलूं पूछो? पूछो पूछो पूछो। अब आपको लगा कि मैं पहले से सब कुछ क्यों लेके चल रहा था? क्योंकि जितने क्वेश्चन तुम्हारे आने होते थे ना, वो सब पिछले बैचेज में आए। 10 साल से पढ़ा रहा हूं, तो सबके ऊपर मैंने क्या बना दिया, प्रेजेंटेशन। लेकिन फिर भी कोई नई चीजें हैं, किसी को कोई परेशानी। अच्छा, पहले के बैचेज में एक अच्छी बात ही मैं देखता था, बच्चा ना हेजिटेट नहीं करता था। एक तो कोरोना के चक्कर में इतना बच्चों को बोगस बना दिया है घर में रख के कि बच्चे का, मैं देख रहा हूं बच्चा बहुत हेजिटेट कर रहा है आज की दुनिया में। हेजिटेशन को खत्म करो यार, ऐसे कब तक जिंदगी जियोगे? सच बोल रहा हूं मैं। आपके मन में क्या, मन में पढ़ के कोई आपको नौकरी नहीं देने वाला, या आपके लिए ताली नहीं बजाने वाला। ताली तब बजाएगा जब आप परफॉर्म करोगे। दुनिया को दिखाना तो पड़ता ही है ना, अंतर्यामी तो कोई नहीं है ना, भगवान को छोड़। सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा, पहले बताओ। तो कुछ
कुछ हर बच्चे में यहां कुछ ना कुछ कमियां होंगी। कोई कमियां हैं तो बताओ, उस कमियों को दूर करने का तरीका मैं बताता हूं। बोथ मॉड्यूल वाले बच्चे सुनिए, एक बात आप हमेशा याद रखना, जिस बच्चे को बोथ मॉड्यूल लेने से फ्रस्ट्रेशन हो, इतना पढ़ना पड़ा, इतना पढ़ना पड़ रहा है, चॉइस तुम्हारा ही था। मैं मजाक नहीं उड़ा रहा, वो उसको समझना पड़ेगा, चॉइस मेरा था तो मुझे ये करना पड़ेगा, इसका दोष मैं किसी पे डाल नहीं सकता, नहीं सकती। सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? और सुनिए, स्टार्ट ड्रीमिंग अबाउट, आप एक झटके में प्रोफेशनल में पहुंचेंगे। और एक बात मैं आपको बता दूं, सारे बच्चे इधर देख लो, प्रोफेशनल एग्जीक्यूटिव के मुकाबले हल्का है, इजी है। उसका रिजल्ट भी हमेशा डबल डिजिट में जाता है, 20%, 30%, 10%। एग्जीक्यूटिव का रिजल्ट सिंगल डिजिट में आ जाता है बहुत बार, 4%, 8%, क्योंकि वहां लॉ है। और जो बच्चा एग्जीक्यूटिव पास किया, इट इज डीम्ड कि उसका लॉ अच्छा है, और लॉ अच्छा है तो प्रोफेशनल में सिर्फ लॉ ही है। प्रोफेशनल सब निकाल लेता है आराम से। तो तुम सोचो ना, ये जैसे बच्ची बोली मैं दोनों ग्रुप दे रही हूं, मुझे डर लग रहा है, पर दोनों ग्रुप में डर खत्म करके अगर उसको अपॉर्चुनिटी बना लिया, एक झटके में प्रोफेशनल में पहुंच गई, और प्रोफेशनल वो स्टेज जहां पास कर ही जाओगी आगे जाके, सीएस तो बन गई तुम, है ना? हाँ, लेकिन आपको मैंने जितने टाइम बोले उस टाइम में थोड़ा सा अपना दिमाग लगा के आपको बांटना पड़ेगा। ये तो सिंपल सा बात है, जो एक मॉड्यूल दे रहा है उससे दुगुना पढ़ना पड़ेगा बोथ मॉड्यूल वाले, ये तो सिंपल है। ठीक है जी, और पूछो। रिवीजन पूरा अब इस 30 दिन में होगा ही नहीं, पूरा रिवीजन कर चुके। अब तुम अगर पूरा रिवीजन कर चुके तो उसके में थोड़ा सा मॉड्यूल पकड़ने की जरूरत है। क्या पकड़ने की जरूरत है? मॉड्यूल है। पूरा मॉड्यूल पढ़ गया लाइन बाय लाइन? तो सुनिए, तो मैंने एक लाइन बोला था, अरे सुनो, हाँ नहीं, सुनिए प्लीज 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 प्लीज, रिवीजन रिवीजन एंड रिवीजन। इसका मतलब अगर रिवीजन हो गया तो फिर से रिवीजन, फिर से रिवीजन। जब आपने मॉड्यूल भी कर लिया तो उसके बाद तो अब ये बचता कि बार बार रिवीजन करें। हाँ हाँ, अरे मैंने अभी बोला था, अभी तुम नहीं थे क्या? STQ प्लस MTP नहीं बोला मैंने? सेल्फ टेस्ट क्वेश्चन एंड मॉडल टेस्ट पेपर एकदम करिए। और हाँ, एक बात इनसे याद आया, अरे सुनो सुनो, ये बच्ची भी थोड़ा सा बोलना चाह रही थी, कोई चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट, कोई चैप्टर कम इंपॉर्टेंट सीएस में नहीं होता। छोटे छोटे चैप्टर से भी उठा लेते हैं ये, बड़े बड़े चैप्टर को भी छोड़ देते हैं। सारा चैप्टर तुम्हें करके जाना, कुछ भी छोड़ के मत जाना। हल्का फुल्का मॉड्यूल जरूर देख लेना, कभी कभी मॉड्यूल के अंदर से खींच लेते हैं, ये बात याद रखना। अच्छा, इंग्लिश टेस्ट होता है, वो क्वेश्चन देंगे ना, उसका लैंग्वेज इतना टफ लिखेंगे, तुम्हें ये नहीं समझ में आएगा कि एडवांटेज पूछ रहा है कि डिसएडवांटेज। तो उसको अच्छे से समझना, क्वेश्चन को समझना अच्छे से, घबराना मत। और मिक्स हो रहा है, मिक्स हो जाता है। देखिए, पढ़ाई दुनिया का सबसे बड़ा चीज माना जाता है, वो यही तो है। चीजें अगर, प्लीज बुरा मत मानिएगा, मैं ना कोई वो नहीं हूँ मोटिवेटर, क्या होता है मोटिवेशनल स्पीकर, मैं ये सब ना हूँ, ना मुझे बनना है। मुझे ये सब साफ मालूम है कि इनर मोटिवेशन ही सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है ना? ये किसी के बोलने से कुछ नहीं होता, 2 मिनट के लिए खून गर्म हो जाता है, उसके बाद कुछ नहीं होता, ये होता है ना। एक बात मैं आपको बता दूं, क्या पूछा बच्चे ने कि मिक्स, चीज़ें मिक्स हो रही हैं, इसका मतलब कंसंट्रेशन लेवल उस लेवल तक नहीं पहुंचा अभी जहां तक उसको पहुंचना चाहिए। इसका मतलब वहां अभी और रिवीजन की जरूरत है। ये समझ में आया? एक बात बताओ, जब कोई बच्चा बोलेगा हम सर एग्जाम में भूल जाते हैं, इसका मतलब ठीक से रटा नहीं गया था। नहीं सर, चीजें मिक्स हो रही हैं, इसका मतलब ठीक से उसको पढ़ा नहीं गया, सुधारना है। सो क्या करना है? क्योंकि इसका कोई भी, बड़े बड़े टीचर बोल सकते हैं कुछ भी, ऐसा कोई कुछ भी इसका इलाज नहीं। अगर इलाज होता तो मैं तो टेबलेट बना के सबको दे चुका होता। नहीं है इलाज, उसको समझना पड़ेगा। और पूछो, कान में आके पूछूं? पूछो।
पूछो जल्दी, पूछो जल्दी पूछो। बस मैं अब बस 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 3:43 हुआ है। 7 मिनट, 7 मिनट का टाइम है। जल्दी से पूछो पूछो पूछो। टाइम मैनेज करवा ही दिया, बाकी ये बता ही दिया कि कौन चीजें बाधाएं बनती है, उसमें मोबाइल फोन है। अच्छा, कोई बच्चा अगर ऐसा भी चाहे तो मेरे पास फोन दे दो, मैं अपने फ्लैट पे रख लूंगा फोन, फिर मैं वापस कर दूंगा। विश्वास करो मैं वापस करूंगा। है अपग्रेड वग्रेड नहीं, दूसरा कुछ लगेगा आप ही बात करने लगे हमारे यहाँ फोन पे, तो ये रिस्क तो है। अरे मजाक कर रहा हूं यार, ऐसा थोड़ी करूंगा मैं। चलो बोलो। बहू और दामाद से थोड़ी बात करूंगा मैं। बोलो, चलो जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। कुछ ज्यादा ही अपने आप को बूढ़ा नहीं समझ लिया मैंने, मजाक कर रहा हूं। भाभी और जीजा जी, चलिए ज्यादा छोटा हो गया अब। अच्छा, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। कुछ पूछना है या मैं खत्म करूं फिर इस सेशन को? सब डाउट क्लियर है? अच्छा, सिर्फ डाउट क्लियर है या हम करेंगे ये सब? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे चाहिए। हाँ जी। हाँ हाँ, मैं भी ऑफिस में बैठूंगा बस। ये एक्चुअली साइन हाथ से करता हूं, तो जब मैं जाऊंगा तो मेरा हाथ साथ में जाएगा और मैं साइन कर दूंगा। हाँ जी, एक बात कभी भी सुनिए, आपको ऐसा लगे 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 लगे, लगे सुन लो सुन लो सुन लो। ये एक बार आईसीएसआई प्रेसिडेंट ने करवाया था, मैं करवाता हूं। कभी भी किसी को लगे ना कि इससे ज्यादा मेरे से नहीं हो सकता, इससे ज्यादा मेरे से नहीं हो सकता, एक बार अपना हाथ उठाइए। तो आप लोग उठा लिया ना? थोड़ा और ज्यादा, थोड़ा और ज्यादा, थोड़ा और ज्यादा। अब नीचे कर लीजिए। आपने देखा जब पहली बार मैंने हाथ उठाने के लिए बोला तो आपने हाथ उठा दिया, लगा कि हाथ उठा दिया, लेकिन मैं बोला थोड़ा और ज्यादा, थोड़ा और ज्यादा। हर बार स्कोप था ना ऊपर बढ़ने का। तो हमें लगता है ऐसा कि हम सेटिस्फाइड हो गए और मैक्सिमम लिमिट को टच कर दिए, लेकिन आपने भी टच किया नहीं है, अभी भी इंप्रूवमेंट का स्कोप रहता है। समझे कि नहीं समझे, पहले ये बताइए आप। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो फाइनली योर सीएस नितेश कुमार जायसवाल विशेष यू ऑल द बेस्ट। आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए, और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम जाने से अच्छा है कि एग्जाम के टाइम में जो 1 महीने का टाइम है, आप एकदम पॉजिटिव रहें, नेगेटिव चीजें आपके आसपास ना आए, लोग आपको परेशान ना करें, चीजें आपके लिए बाधाएं ना बने, ऐसी मैं कामना करूंगा भगवान से। और आप सबको मैं बोलूंगा ऑल द बेस्ट।